आगरा शहर मुगल सल्तनत की राजधानी अपनी शानो शौकत और व्यापारिक गतिविधियों के लिए पूरे हिंदुस्तान में मशहूर था। यहीं यमुना किनारे एक आलीशान हवेली में रहता था सेठ धनपत राय। जैसा नाम वैसा ही धन। उसके पास इतनी दौलत थी कि वो खुद भी उसका सही अंदाजा नहीं लगा सकता था। सोने चांदी के ढेर, जवाहरातों के खजाने, दूर दूर तक फैली जमीनें और अनगिनत कारखाने, धनपत राय के वैभव का कोई सानी नहीं था। लेकिन दौलत के साथ साथ उसे अहंकार भी विरासत में मिला था, या शायद दौलत ने ही उसे अहंकारी बना दिया था। वो खुद को खुदा से कम नहीं समझता था। गरीबों को तो वो कीड़ेम कोड़ों से ज्यादा अहमियत नहीं देता था और दरबार के अमीरों को भी अपने सामने तुच्छ समझता था। उसकी चाल में अकड़, बातों में घमंड और आंखों में दूसरों के लिए तिरस्कार साफ झलकता था। वो मानता था कि पैसे से दुनिया की हर चीज, हर इंसान खरीदा जा सकता है। एक दिन बादशाह अकबर के दरबार में किसी महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा चल रही थी। नगर के प्रतिष्ठित नागरिकों को भी आमंत्रित किया गया था, जिनमें सेठ धनपत राय भी शामिल था। अपनी बेशकीमती शेरवानी, मोतियों की माला और हीरे जड़ी पगड़ी पहने जब वो दरबार में दाखिल हुआ तो ऐसा लगा मानो कुबेर स्वयं पधारे हों। चर्चा के दौरान बात ईमानदारी और मानवीय मूल्यों पर आ गई। कई दरबारियों ने अपने विचार रखे। जब सेठ धनपत राय की बारी आई तो उसने अपनी भारी आवाज में कहा, हुजूर, ये ईमानदारी, इंसानियत सब कहने की बातें हैं। असल चीज है पैसा। जिसके पास पैसा है, दुनिया उसकी मुट्ठी में है। पैसे से इज्जत खरीदी जा सकती है, वफादारी खरीदी जा सकती है, यहां तक कि खुदा भी पैसे वालों की पहले सुनता है। उसकी बात सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया। बादशाह अकबर को भी सेठ का ये घमंड अच्छा नहीं लगा। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जिनकी आंखों में एक शरारती चमक तैर रही थी। अकबर समझ गए कि बीरबल के दिमाग में कुछ पक रहा है। दरबार समाप्त होने के बाद अकबर ने बीरबल को अपने खास महल में बुलाया। बीरबल, बादशाह ने कहा, इस धनपत राय का घमंड तो आसमान छू रहा है। ये पैसे को ही सब कुछ समझता है। क्या तुम कोई ऐसा तरीका निकाल सकते हो जिससे इसका ये अहंकार चूर चूर हो जाए और इसे समझ आए कि दुनिया में पैसे से भी बढ़कर कुछ चीजें हैं? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, आपने सही फरमाया। दौलत का नशा शराब के नशे से भी ज्यादा खतरनाक होता है। मैं कोशिश करूंगा कि सेठ जी को यह सबक मिल जाए, लेकिन इसमें थोड़ा समय और आपकी मदद लगेगी। अगले कुछ दिनों तक बीरबल ने सेठ धनपत राय की दिनचर्या और उसके स्वभाव का गहराई से अध्ययन किया। उसने पाया कि सेठ को अपनी इज्जत और शान की बहुत परवाह थी। वो चाहता था कि सब लोग उसे सबसे बड़ा और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति समझें। एक दिन बीरबल ने शहर के एक बहुत ही गरीब और बूढ़े कुम्हार दीनू काका से मुलाकात की। दीनू काका अपने हाथों से मिट्टी के बर्तन बनाते थे, लेकिन उनकी कला में एक अजीब सी सादगी और सच्चाई थी। बीरबल ने दीनू काका से एक साधारण सा मिट्टी का सुराही बनवाया। न कोई नक्काशी, न कोई रंग, बस शुद्ध मिट्टी का हाथ से गढ़ा हुआ एक मामूली सा बर्तन। फिर बीरबल ने एक योजना बनाई। कुछ दिनों बाद बादशाह अकबर ने अपने दरबार में एक अनोखी वस्तुओं की प्रदर्शनी का आयोजन करने की घोषणा की। मुनादी करवा दी गई कि राज्य का कोई भी नागरिक अपनी सबसे अनोखी और मूल्यवान वस्तु इस प्रदर्शनी में लाकर दिखा सकता है। सबसे अनोखी वस्तु के मालिक को शाही सम्मान दिया जाएगा। यह सुनकर सेठ धनपत राय की बाछें खिल गई। उसके पास तो एक से बढ़कर एक बेशकीमती और अनोखी चीजें थी। उसने सोचा, यह तो सुनहरा मौका है अपनी शान और दौलत का प्रदर्शन करने का और बादशाह की नजरों में और ऊपर उठने का। उसने अपने खजांची को हुक्म दिया कि सबसे दुर्लभ हीरे जवाहरात, सोने की मूर्तियां और विदेशी कलाकृतियां प्रदर्शनी के लिए तैयार की जाए। प्रदर्शनी का दिन आया। दरबार खचाखच भरा हुआ था। एक एक करके लोग अपनी वस्तुएं लेकर आ रहे थे।
किसी के पास पुरानी पांडुलिपि थी तो किसी के पास अद्भुत कारीगरी वाला हथियार। सेठ धनपत राय अपने लावलशकर के साथ सबसे अंत में आया। उसके नौकर सोने चांदी और जवाहरात से लदे थाल और संदूक लेकर आए। उनकी चमक से दरबारियों की आंखें चौंधिया गई। सेठ ने गर्व से बादशाह को सलाम किया और अपनी वस्तुओं का बखान करने लगा। देखिए जहांपनाह, उसने एक विशालकाय हीरे की ओर इशारा करते हुए कहा, यह कोहिनूर से भी दुर्लभ हीरा है और ये सोने की मूर्ति, इसे बनाने में 100 कारीगरों को 5 साल लगे। ऐसी अनोखी चीजें पूरे हिंदुस्तान में किसी के पास नहीं होंगी। बादशाह अकबर प्रशंसा में सिर हिला रहे थे, लेकिन उनकी नजरें बीरबल को ढूंढ रही थी। जब सब अपनी अपनी वस्तुएं दिखा चुके, तब बीरबल आगे आए। उनके हाथ में वही साधारण सी मिट्टी की सुराही थी जिसे दीनू काका ने बनाया था। उसे देखकर सेठ धनपत राय और कुछ दरबारी हंस पड़े। ये क्या मजाक है बीरबल? सेठ ने उपहास करते हुए कहा, इस 2 कौड़ी की सुराही को तुम अनोखी वस्तु बता रहे हो? इसे तो कोई मुफ्त में भी न ले। बीरबल मुस्कुराए। सेठ जी, वस्तु की कीमत उसके मोल से नहीं, उसकी उपयोगिता और उससे जुड़ी भावनाओं से होती है। ये सुराही भले ही साधारण दिखे, पर ये अनोखी है। कैसे अनोखी है? बादशाह अकबर ने पूछा, मानो उन्हें कुछ पता न हो। बीरबल ने कहना शुरू किया, जहांपनाह, ये सुराही उस दीनू काका ने बनाई है जो शहर का सबसे गरीब कुम्हार है। उसके पास धन दौलत नहीं है, लेकिन उसके हाथों में जादू है और दिल में सच्चाई। उसने ये सुराही किसी लालच में नहीं, बल्कि अपनी कला के प्रति प्रेम और सम्मान के साथ बनाई है। इसकी मिट्टी में उसकी मेहनत का पसीना और उसकी दुआएं शामिल हैं। बीरबल रुके, फिर आगे बोले, लेकिन इसकी असली अनोखी बात यह है कि यह सुराही अमूल्य है। इसका कोई मोल नहीं लगाया जा सकता। सेठ धनपत राय जोर से हंसा। हां हां, अमूल्य? मैं कहता हूं, ये 2 टके की भी नहीं। बीरबल, लगता है तुम्हारी बुद्धि घास चरने चली गई है। मैं ऐसी 1000 सुराहियां खरीदकर तुम्हें दान कर सकता हूं। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, सेठ जी, अगर ये इतनी ही मामूली है तो क्या आप इसे खरीद सकते हैं? मैं इसे बेचने को तैयार हूं, पर इसकी एक कीमत है। बोलो, क्या कीमत है? सेठ ने अहंकार से पूछा। मैं तुम्हारी उम्मीद से ज्यादा दूंगा। बीरबल ने कहा, इसकी कीमत है आपकी सारी दौलत। दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया। सेठ धनपत राय का मुंह खुला का खुला रह गया। क्या क्या बकवास है ये? वो हकलाया। बीरबल ने गंभीरता से कहा, बकवास नहीं सेठ जी, यही इसकी कीमत है। अगर आप सच में मानते हैं कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है, तो खरीद लीजिए ये सुराही अपनी सारी दौलत देकर। साबित कीजिए कि आपका पैसा इस साधारण सी दिखने वाली सुराही से ज्यादा कीमती है। सेठ धनपत राय का चेहरा सफेद पड़ गया। वो जानता था कि बीरबल उसे फंसा रहा है। अगर वो अपनी सारी दौलत एक मिट्टी की सुराही के लिए दे देगा, तो वो कंगाल हो जाएगा और लोग उस पर हंसेंगे। और अगर वो नहीं खरीदता, तो उसका ये दावा झूठा साबित हो जाएगा कि पैसे से सब कुछ खरीदा जा सकता है। वो गुस्से में बोला, बीरबल, तुम मेरा अपमान कर रहे हो। ये कोई कीमत नहीं, ये ज्यादती है। बीरबल ने उत्तर दिया, सेठ जी, अपमान मैं नहीं, आप स्वयं अपना कर रहे हैं। आप पैसे के घमंड में ये भूल गए कि दुनिया में ऐसी भी चीजें हैं जिन्हें दौलत से नहीं तौला जा सकता। एक कलाकार का हुनर, एक गरीब की मेहनत, सच्ची भावनाएं, ये सब अमूल्य है। ये सुराही उस मेहनत और सच्चाई का प्रतीक है। अगर आपकी सारी दौलत भी इसके सामने तुच्छ है, तो सोचिए आपका घमंड कितना खोखला है। बादशाह अकबर अब तक चुपचाप ये सब देख रहे थे। उन्होंने कहा, सेठ धनपत राय, बीरबल सही कह रहे हैं। तुमने हमेशा पैसे को ही सब कुछ समझा। आज इस मिट्टी की सुराही ने तुम्हें ये सबक सिखाया है कि मानवीय मूल्य और सच्ची कला धन दौलत से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। सेठ धनपत राय का सिर शर्म से झुक गया। उसकी सारी अकड़
सारा घमंड पल भर में काफूर हो गया था। उसे पहली बार अपनी दौलत इतनी व्यर्थ लग रही थी। दरबार में उपस्थित सभी लोग बीरबल की बुद्धिमानी की प्रशंसा कर रहे थे। बीरबल ने दीनू काका की सुराही बादशाह को भेंट की। बादशाह ने उसे शाही खजाने में रखने का आदेश दिया, ये कहकर कि ये सुराही हमें हमेशा याद दिलाएगी कि सच्ची दौलत इंसान के चरित्र और उसकी कला में होती है, न कि सोने चांदी के ढेरों में। उस दिन के बाद सेठ धनपत राय के स्वभाव में आश्चर्यजनक परिवर्तन आया। उसका अहंकार जाता रहा और वो समझने लगा कि दुनिया में पैसे के अलावा भी बहुत कुछ है जो मायने रखता है। उसने गरीबों की मदद करना शुरू कर दिया और कलाकारों का सम्मान करने लगा। बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी से न केवल एक घमंडी सेठ का अहंकार तोड़ा, बल्कि बादशाह अकबर और पूरे दरबार को एक महत्वपूर्ण जीवन मूल्य भी सिखाया। और वो मिट्टी की सुराही, जो कभी 2 कौड़ी की मानी जाती थी, मुगल सल्तनत के इतिहास में अमूल्य बन गई। कहानी 2। एक दिन दरबार में किसी गंभीर मसले पर चर्चा समाप्त होने के बाद माहौल कुछ बोझिल सा हो गया था। शहंशाह अकबर भी कुछ ऊबे हुए से लग रहे थे। उन्होंने दरबारियों की ओर देखा और एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, आज कुछ मन बहलाने का जी कर रहा है। क्यों न कोई ऐसी बात हो जिससे थोड़ी हंसी ठिठोली हो जाए। सभी दरबारी शहंशाह का मूड भांपकर कुछ मनोरंजक किस्से कहानियां सुनाने की सोचने लगे। तभी अकबर की नजर बीरबल पर पड़ी, जो हमेशा की तरह शांत और अपने विचारों में खोए हुए से लग रहे थे। अकबर ने बीरबल को छेड़ते हुए कहा, बीरबल, तुम तो बड़े बुद्धिमान बनते हो। क्या तुम कभी किसी को मूर्ख बना सकते हो? और वह भी ऐसे कि उसे पता भी न चले और बाद में उसे अपनी मूर्खता पर हंसी आए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जहांपनाह, मूर्ख बनाना कोई बुद्धिमानी का काम नहीं है और नहीं ये मेरा स्वभाव है। परंतु यदि आप आज्ञा दें और इसे केवल मनोरंजन के रूप में लिया जाए तो प्रयास किया जा सकता है। अकबर की आंखों में चमक आ गई। बहुत खूब, तो आज हम यही देखना चाहते हैं, परंतु शर्त यह है कि तुम मुझे मूर्ख बनाकर दिखाओ। यह सुनकर पूरा दरबार सन्न रह गया। शहंशाह को मूर्ख बनाना, यह तो शेर की मूंछ खींचने जैसा था। कई दरबारियों को लगा कि आज बीरबल की खैर नहीं। यदि वो सफल हुए तो शहंशाह का अपमान, और यदि असफल हुए तो उनकी अपनी बुद्धिमत्ता पर प्रश्न चिन्ह। बीरबल ने एक क्षण सोचा, फिर अदब से सिर झुकाकर कहा, गुस्ताखी माफ जहांपनाह, परंतु आपको मूर्ख बनाना तो सूर्य को दीपक दिखाने जैसा होगा। आपकी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता की तो दुनिया कायल है। मैं भला आपकी बराबरी कैसे कर सकता हूं? अकबर हंसे, ये सब चापलूसी रहने दो बीरबल। हमने चुनौती दी है तो तुम्हें स्वीकार करनी होगी। दिखाओ अपनी चतुराई। यदि तुम मुझे सचमुच मूर्ख बना पाए तो हम तुम्हें मुहमांगा इनाम देंगे। बीरबल के चेहरे पर एक रहस्यमयी मुस्कान तैर गई। उन्होंने कहा, ठीक है जहांपनाह, आपकी आज्ञा सिर आंखों पर, परंतु इसके लिए मुझे कुछ समय और आपकी थोड़ी सी सहायता चाहिए होगी। कैसी सहायता? अकबर ने उत्सुकता से पूछा। बीरबल बोले, जहांपनाह, मैं एक ऐसा जादुई वृक्ष उगाना चाहता हूं जो केवल बुद्धिमान और नेकनियत लोगों को ही दिखाई देगा। जो व्यक्ति बेईमान, मूर्ख या बुरे विचारों वाला होगा, उसे ये वृक्ष नजर नहीं आएगा। इस वृक्ष को उगाने के लिए मुझे शाही बाग में एक विशेष स्थान और कुछ दुर्लभ बीज चाहिए होंगे, जो मैं स्वयं तैयार करूंगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जब यह वृक्ष उग रहा हो तो उस प्रक्रिया को कोई देखे नहीं, खासकर आप। आपको इसे तभी देखना है जब यह पूरी तरह से तैयार हो जाए। अकबर को यह बात बड़ी दिलचस्प लगी। जादुई वृक्ष जो केवल बुद्धिमानों को दिखेगा, यह तो सचमुच अद्भुत होगा। ठीक है, तुम्हें शाही बाग में स्थान भी मिलेगा और जो सामग्री चाहिए वो भी। और हम वचन देते हैं कि जब तक तुम न कहो हम उस ओर देखेंगे भी नहीं। अगले कुछ दिनों तक बीरबल शाही बाग के एक कोने में कुछ न कुछ करते रहे।
उन्होंने उस स्थान को कपड़े की ऊंची दीवारों से घिरवा दिया ताकि कोई अंदर झांक न सके। अंदर से कभी मिट्टी खोदने की आवाज आती, कभी कुछ मंत्र पढ़ने जैसी धीमी गुनगुनाहट। दरबारी और स्वयं अकबर भी बड़े उत्सुक थे कि आखिर बीरबल क्या कर रहे हैं। एक सप्ताह बाद बीरबल शहंशाह के पास पहुंचे और बोले, जहां पनाह, जादुई वृक्ष का प्रारंभिक चरण पूरा हो गया है। अब उसमें अंकुर फूटने का समय है। परंतु जैसा कि मैंने बताया था, ये वृक्ष अत्यंत संवेदनशील है। इसे केवल वही व्यक्ति पानी दे सकता है जिसने जीवन में कभी कोई पाप न किया हो, कभी झूठ न बोला हो और जिसका मन पूरी तरह से पवित्र हो। यदि कोई अपवित्र व्यक्ति इसे छू भी लेगा तो ये तुरंत मुरझा जाएगा। अकबर ने कहा, यह तो बड़ी कठिन शर्त है बीरबल, ऐसा निष्पाप व्यक्ति कहां मिलेगा? बीरबल ने मासूमियत से कहा, जहांपनाह, आप तो स्वयं धर्म और न्याय की प्रतिमूर्ति हैं। आपसे अधिक पवित्र और निष्पाप इस सल्तनत में कौन हो सकता है? यदि आप स्वयं अपने करकमलों से इस अंकुर को पहला जल अर्पित करें तो ये वृक्ष अवश्य ही फलेगा फूलेगा और आपकी कीर्ति को और बढ़ाएगा। अकबर एक पल के लिए सोच में पड़ गए। वे जानते थे कि एक शासक के रूप में उन्हें कई बार ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जो शायद पूरी तरह से निष्पाप न कहे जा सके। युद्ध, दंड, कूटनीति, इन सब में कहीं न कहीं कठोरता और चातुर्य का मिश्रण होता है। लेकिन बीरबल के सामने और पूरे दरबार के समक्ष वे ये कैसे स्वीकार करते? उन्होंने थोड़ा झिझकते हुए कहा, बीरबल, हम शासक हैं। राज्य चलाने में कई बार ऐसे कार्य करने पड़ते हैं जो, खैर, तुम किसी और को ढूंढो जो ये कार्य कर सके। बीरबल ने कहा, ठीक है जहांपनाह, मैं मुख्य वजीर साहब से अनुरोध करता हूं। मुख्य वजीर आजम खान, जो स्वयं को बड़ा धर्मात्मा समझते थे, पहले तो बड़े उत्साहित हुए, लेकिन फिर उन्हें भी अपने जीवन के कुछ ऐसे कार्य याद आ गए जो पवित्रता की कसौटी पर खरे नहीं उतरते थे। उन्होंने भी सिर झुकाकर असमर्थता व्यक्त कर दी। एक एक करके बीरबल ने दरबार के सभी प्रमुख मंत्रियों, सेनापतियों और सलाहकारों से अनुरोध किया। हर कोई पहले तो उत्सुकता दिखाता, लेकिन फिर निष्पाप होने की शर्त सुनकर पीछे हट जाता। हर किसी के मन में अपने किसी न किसी पाप या झूठ की स्मृति ताजा हो उठती। पूरा दरबार खामोश था। कोई भी व्यक्ति ये दावा करने को तैयार नहीं था कि वो पूर्णतः निष्पाप है। अंत में बीरबल ने अकबर की ओर देखकर कहा, देखा जहांपनाह, इस सल्तनत में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो इस जादुई अंकुर को पानी दे सके। लगता है ये वृक्ष कभी नहीं उग पाएगा। उनके चेहरे पर निराशा का भाव था, परंतु आंखों में शरारत की चमक थी जिसे केवल अकबर ही पच सकते थे। अकबर को अब कुछ कुछ समझ आने लगा था कि बीरबल क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, बीरबल, तुम चिंता मत करो, हम स्वयं इस अंकुर को जल देंगे। आखिरकार अपनी प्रजा के कल्याण के लिए यदि हमने कुछ कठोर निर्णय लिए भी है तो हमारी नीयत सदैव साफ रही है और परमात्मा सब जानता है। ये कहकर अकबर उस घेरे हुए स्थान की ओर बढ़े जहां जादुई अंकुर लगाया गया था। बीरबल उनके पीछे पीछे चल रहे थे। जब अकबर घेरे के अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां कोई अंकुर नहीं था। मिट्टी के एक छोटे से ढेर के अलावा वहां कुछ भी नहीं था। अकबर आश्चर्य से बीरबल की ओर मुड़े। बीरबल ने धीरे से कहा, जहांपनाह, यही तो वो जादुई वृक्ष है जो केवल बुद्धिमान और नेकनियत लोगों को दिखाई देता है। और चूंकि आपने जीवन में कोई बड़ा पाप नहीं किया और आपकी नीयत हमेशा साफ रही है, इसलिए आपको ये दिखना चाहिए। अकबर एक पल के लिए बीरबल को घूरते रहे, फिर जोर से हंस पड़े। उनकी हंसी पूरे शाही बाग में गूंज उठी। वे समझ गए थे कि बीरबल ने कितनी चतुराई से उन्हें मूर्ख बनाया था, वो भी बिना किसी अपमान के और एक महत्वपूर्ण सबक सिखाते हुए। वाह बीरबल, वाह! अकबर ने हंसते हुए कहा, मान गए तुम्हारी बुद्धिमानी को। तुमने हमें मूर्ख भी बना दिया और यह भी सिद्ध कर दिया
कि पूर्णतः निष्पाप होने का दावा करना कितना कठिन है। तुमने हमें ही नहीं बल्कि पूरे दरबार को आईना दिखा दिया। अब तक अन्य दरबारी भी वहां पहुंच चुके थे। जब उन्हें पता चला कि वहां कोई अंकुर था ही नहीं, तो कुछ शर्मिंदा हुए और कुछ बीरबल की चतुराई पर चकित रह गए। अकबर ने बीरबल से पूछा, लेकिन तुमने ये सब किया कैसे? वो मिट्टी खोदने और मंत्र पढ़ने की आवाजें? बीरबल ने मुस्कुराते हुए बताया, जहांपनाह, वो सब तो केवल माहौल बनाने के लिए था। मैंने कुछ मजदूरों को लगाकर मिट्टी खुदवाई थी और स्वयं ही धीमी आवाज में कुछ गुनगुनाता रहता था, ताकि लोगों को लगे कि कोई विशेष अनुष्ठान हो रहा है। अकबर ने फिर पूछा, और वो शर्त कि वृक्ष केवल बुद्धिमान और नेकनियत लोगों को दिखेगा? बीरबल ने कहा, जहांपनाह, ये तो मानव स्वभाव है। कोई भी व्यक्ति स्वयं को मूर्ख या बेईमान कहलवाना पसंद नहीं करता। इसलिए यदि मैं कहता कि वृक्ष उगाया है, तो हर कोई यही कहता कि हां, उन्हें दिख रहा है, भले ही उन्हें कुछ न दिखे। और यदि कोई कहता कि उसे नहीं दिख रहा, तो वो स्वयं को मूर्खों की श्रेणी में मान लेता। अकबर बीरबल की इस मनोवैज्ञानिक समझ पर और भी प्रभावित हुए। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम वास्तव में अद्वितीय हो। तुमने न केवल अपनी चुनौती पूरी की, बल्कि हमें और हमारे दरबारियों को एक महत्वपूर्ण पाठ भी पढ़ाया कि आत्म प्रशंसा और दंभ किसी काम के नहीं। सच्चा आत्मविश्लेषण ही व्यक्ति को महान बनाता है। शहंशाह ने बीरबल को मुहमांगा इनाम देने की घोषणा की, परंतु बीरबल ने विनम्रतापूर्वक कहा, जहांपनाह, आपका स्नेह और विश्वास ही मेरे लिए सबसे बड़ा इनाम है। और आज आपके चेहरे पर ये जो निश्चल हंसी आई है, वही मेरी सफलता है। उस दिन के बाद दरबार में ये किस्सा कई दिनों तक चर्चा का विषय बना रहा। कैसे बीरबल ने बड़ी ही चतुराई और हास्यपूर्ण ढंग से शहंशाह अकबर को ही मूर्ख बना दिया था, वो भी इस तरह कि शहंशाह ने उसका बुरा मानने के बजाय उसका आनंद लिया। यह घटना अकबर और बीरबल के बीच के अनूठे संबंध का एक और प्रमाण बन गई, जहां बुद्धिमत्ता, हास्य और एक दूसरे के प्रति सम्मान का अद्भुत मिश्रण था। इस कहानी से यह भी शिक्षा मिलती है कि कभी कभी विनोद और हास्य के माध्यम से भी गंभीर बातें समझाई जा सकती है। और सच्चा बुद्धिमान वही है जो न केवल दूसरों की चतुराई को सराह सके, बल्कि अपनी कमियों पर भी हंस सके। बीरबल ने अकबर को मूर्ख नहीं बनाया था, बल्कि उन्हें और सभी को मानव स्वभाव की एक झलक दिखाई थी, और वो भी अत्यंत मनोरंजक ढंग से। कहानी 3। एक दिन जब दरबार लगा हुआ था और राज्य के महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा हो रही थी, बीरबल ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक अत्यंत जटिल समस्या का ऐसा समाधान प्रस्तुत किया कि बादशाह अकबर सहित सभी उपस्थित जन दंग रह गए। बादशाह ने प्रसन्न होकर बीरबल की भूरी भूरी प्रशंसा की और उन्हें कीमती तोहफों से नवाजा। ये देखकर मुल्ला दो प्याजा और उनके साथियों के सीने पर सांप लौट गए। उनकी ईर्ष्या की आग और भी भड़क उठी। दरबार समाप्त होने के बाद मुल्ला दो प्याजा ने अपने हमख्याल दरबारियों हकीम लुकमान और 2 अन्य जागीरदारों इनायत खान और बख्तावर सिंह को अपने गुप्त कक्ष में बुलाया। कमरे में घुसते ही मुल्ला ने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। उसके चेहरे पर कुटिल मुस्कान थी। भाइयों, मुल्ला ने धीमी आवाज में कहना शुरू किया, अब पानी सिर से ऊपर जा चुका है। ये बीरबल कब तक हमारी आंखों में धूल झोंकता रहेगा और बादशाह सलामत की आंखों का तारा बना रहेगा? हमें कुछ ऐसा करना होगा कि इसकी सारी हेकड़ी निकल जाए और बादशाह इसे दूध में से मक्खी की तरह निकालकर बाहर फेंक दे। हकीम लुकमान, जो अपनी कड़वी दवाओं के साथ साथ कड़वी जुबान के लिए भी जाने जाते थे, बोले, मुल्ला जी, आप कहते तो ठीक है, पर यह बीरबल 7 घाट का पानी पी चुका है। उसे फंसाना बच्चों का खेल नहीं। इनायत खान ने सिर हिलाते हुए कहा, हां, पिछली बार जब हमने उसके खिलाफ बादशाह के कान भरने की कोशिश की थी, तो उसने ऐसी चतुराई से बात को पलटा कि हम ही झूठे साबित हो गए। बख्तावर सिंह, जो अपनी ताकत के लिए मशहूर था पर बुद्धि में थोड़ा कमजोर, गरजा, अगर आप कहें तो मैं उसे रास्ते से ही हट। नहीं नहीं,
बख्तावर। मुल्ला ने उसे बीच में ही टोका, हिंसा हमारा हथियार नहीं, हमें बुद्धि से काम लेना होगा। हमें बीरबल को उसी के खेल में मात देनी होगी। हमें उसे ऐसा फंसाना होगा कि वो चाहकर भी खुद को निर्दोष साबित न कर सके। काफी देर तक वे चारों माथा पच्ची करते रहे। तरह तरह की योजनाएं बनती और खारिज होती रही। अंततः मुल्ला दोप्याजा के दिमाग में एक शातिर योजना कौंधी। उसकी आंखें चमक उठीं। सुनो, उसने कहा, मेरे दिमाग में एक तरकीब आई है। हम बीरबल पर शाही खजाने से एक बहुमूल्य वस्तु चुराने का आरोप लगाएंगे। ऐसी वस्तु जो इतनी दुर्लभ हो कि उसका मिलना लगभग असंभव हो और उसका गायब होना बादशाह को अत्यधिक क्रुद्ध कर दे। हकीम लुकमान ने पूछा, लेकिन ऐसी कौन सी वस्तु और सबूत कैसे जुटाएंगे? मुल्ला ने मुस्कुराते हुए कहा, वस्तु होगी कोह-ए-नूर हीरे का एक छोटा अनगढ़ टुकड़ा जो हाल ही में दक्षिण से तोहफे में आया है और जिसे अभी तराशा नहीं गया है। वो शाही तिजोरी की एक विशेष मंजूषा में रखा है जिसकी चाबी सिर्फ बादशाह और मुख्य खजांची के पास रहती है। हम किसी तरह खजांची को अपनी तरफ मिलाएंगे या उसकी चाबी की एक नकल बनवा लेंगे। फिर वो टुकड़ा निकालकर बीरबल के घर में ऐसी जगह छुपा देंगे जहां आसानी से मिल जाए। और हां, हमें एक ऐसा गवाह भी तैयार करना होगा जो ये कहे कि उसने बीरबल को रात के अंधेरे में तिजोरी के आसपास संदिग्ध अवस्था में देखा था। ये योजना सबको पसंद आई। खजांची मीर जुमला थोड़ा लालची और डरपोक किस्म का आदमी था। उसे डरा धमकाकर और कुछ सोने की मोहरों का लालच देकर अपनी तरफ मिलाना मुश्किल नहीं था। उन्होंने एक सुनार से चुपके से मंजूषा की चाबी की एक सटीक नकल भी बनवा ली। अगले कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य चलता रहा। बीरबल अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहे और चारों षड्यंत्रकारी अपनी योजना को अंतिम रूप देने में लगे रहे। एक रात जब चांद भी बादलों में छिपा था और चारों ओर गहरा सन्नाटा पसरा था, मुल्ला दोप्याजा और इनायत खान ने अपनी योजना को अंजाम दिया। मीर जुमला की मदद से उन्होंने तिजोरी से हीरे का वो अनगढ़ टुकड़ा निकाला और चुपके से बीरबल के घर के बगीचे में एक गुलाब के पौधे के नीचे दबा दिया। उन्होंने जानबूझकर उसे ऐसी जगह दबाया था जहां वो आसानी से मिल सके, लेकिन पहली नजर में दिखाई न दे। उन्होंने एक भरोसेमंद लेकिन लालची महल के पहरेदार दिलावर खान को भी सोने का लालच देकर झूठी गवाही देने के लिए तैयार कर लिया था। अगली सुबह दरबार में अजीब सी खामोशी थी। बादशाह अकबर के चेहरे पर चिंता की लकीरें थी। उन्होंने घोषणा की, हमें अत्यंत दुख के साथ ये सूचित करना पड़ रहा है कि शाही खजाने से कोह-ए-नूर का वो अनमोल अनगढ़ टुकड़ा चोरी हो गया है जो हाल ही में हमें प्राप्त हुआ था। दरबार में सनसनी फैल गई। सभी दरबारी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। मुल्ला दोप्याजा ने बड़ी मासूमियत से कहा, जहांपनाह, ये तो बहुत ही गंभीर बात है। चोर अवश्य ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसकी पहुंच तिजोरी तक हो या जिसे तिजोरी के सुरक्षा प्रबंधों की पूरी जानकारी हो। उसकी नजर बीरबल की ओर थी। हकीम लुकमान ने भी हां में हां मिलाई। बेशक ये किसी बाहरी व्यक्ति का काम नहीं हो सकता। अकबर ने आदेश दिया, इस मामले की तत्काल जांच की जाए। हर उस व्यक्ति से पूछताछ की जाए जिसका तिजोरी के पास आना जाना हो। तभी दिलावर खान पहरेदार कांपते हुए आगे आया। गुस्ताखी माफ हुजूर, उसने कहा, कल रात जब मैं पहरे पर था तो मैंने एक साए को तिजोरी की ओर जाते देखा था। अंधेरा बहुत था पर चाल-ढाल और कदकाठी से वह बीरबल साहब जैसे लग रहे थे। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल, जो अब तक शांत खड़े थे, भी चौंक गए। बादशाह अकबर ने अविश्वास से बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या ये सच है? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, ये आरोप सरासर बेबुनियाद है। मैं कल रात अपने घर पर था और महल के आसपास भी नहीं भटका। मुल्ला दोप्याजा ने तुरंत कहा, जहांपनाह, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाना चाहिए।
अगर बीरबल साहब निर्दोष है तो उन्हें अपने घर की तलाशी देने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अकबर ने कुछ देर सोचा, फिर कहा, ठीक है, हम बीरबल के घर की तलाशी का हुक्म देते हैं, लेकिन यह पूरी निष्पक्षता से होनी चाहिए। बीरबल ने कहा, मुझे कोई आपत्ति नहीं, जहांपना, आप चाहें तो अभी तलाशी करवा सकते हैं। बादशाह ने अपने सबसे भरोसेमंद सिपाहियों को बीरबल के घर भेजा, साथ में मुल्ला दो प्याजा और इनायत खान को भी भेजा, ताकि वे निष्पक्षता सुनिश्चित कर सकें। बीरबल भी उनके साथ गए। बीरबल के घर पहुंचकर सिपाहियों ने तलाशी शुरू की। मुल्ला और इनायत खान जानबूझकर उन्हें उन जगहों पर ले जा रहे थे जहां कुछ मिलने की उम्मीद नहीं थी, ताकि जब हीरे का टुकड़ा बगीचे से मिले तो वो और भी संदिग्ध लगे। काफी देर तक घर के अंदर छानबीन करने के बाद जब कुछ नहीं मिला तो इनायत खान ने अचानक सुझाव दिया, शायद बगीचे में भी देख लेना चाहिए। सिपाही बगीचे में पहुंचे। मुल्ला ने बड़ी चालाकी से उस गुलाब के पौधे की ओर इशारा किया जिसके नीचे हीरा दबाया गया था। एक सिपाही ने जैसे ही वहां थोड़ी सी मिट्टी हटाई, एक छोटा सा चमकता हुआ पत्थर नजर आया। वो कोहिनूर का वही अनगढ़ टुकड़ा था। मुल्ला दो प्याजा और इनायत खान की आंखों में विजय की चमक थी। सिपाही भी हैरान थे। बीरबल शांत खड़े थे, उनके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी, लेकिन उनकी आंखें गहराई से स्थिति का आकलन कर रही थी। हीरे का टुकड़ा लेकर सभी दरबारी वापस दरबार में पहुंचे। मुल्ला दो प्याजा ने विजयी भाव से वो टुकड़ा बादशाह के सामने पेश किया। देख लीजिए जहांपना, ये बीरबल की सच्चाई है। इन्होंने न सिर्फ चोरी की, बल्कि हम सबको धोखा भी दिया। अकबर का चेहरा क्रोध से लाल हो गया। उन्हें बीरबल से ऐसी उम्मीद कभी नहीं थी। उनका विश्वास टूटता हुआ नजर आ रहा था। बीरबल, वे गरजे, हमें तुमसे ये उम्मीद नहीं थी। क्या सफाई है तुम्हारे पास? पूरा दरबार बीरबल की ओर देख रहा था। मुल्ला और उसके साथी मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि आज बीरबल का खेल खत्म हो गया। बीरबल ने अत्यंत शांत स्वर में कहा, जहांपना, मेरे पास कहने को सिर्फ इतना है कि ये हीरा मेरा नहीं है और मैंने इसे नहीं चुराया। ये मेरे खिलाफ एक सोची समझी साजिश है। मुल्ला चिल्लाया, साजिश? कैसी साजिश? हीरा तुम्हारे घर से मिला है। पहरेदार ने तुम्हें रात में देखा था। अब और क्या सबूत चाहिए? बीरबल ने पहरेदार दिलावर खान की ओर देखा। दिलावर खान, तुम सच कह रहे हो कि तुमने मुझे रात में देखा था? दिलावर खान ने घबराते हुए कहा, जी हां, हुजूर। बीरबल ने पूछा, ठीक है, तो बताओ, जब तुमने मुझे देखा तो मैंने क्या पहना हुआ था? दिलावर खान सक्का गया। उसे तो बस ये कहने के लिए सिखाया गया था कि उसने बीरबल को देखा है। कपड़ों के बारे में तो उसे कुछ बताया ही नहीं गया था। वो अटकते हुए बोला, वो आपने एक अंधेरे रंग का अंगरखा पहना था। बीरबल मुस्कुराए, अच्छा, और मेरे सिर पर क्या था? पगड़ी? किस रंग की? दिलावर खान और भी घबरा गया। पगड़ी? हां, पगड़ी थी। शायद हरी। बीरबल ने बादशाह की ओर मुड़कर कहा, जहांपनाह, कल रात मैं अपने घर पर एक विशेष पूजा में बैठा था और मैंने केसरिया वस्त्र धारण किए हुए थे और मेरे सिर पर कोई पगड़ी नहीं, बल्कि एक छोटा सा सफेद दुपट्टा था। मेरे घर के सभी सेवक इस बात के गवाह हैं। दिलावर खान सरासर झूठ बोल रहा है। दिलावर खान का चेहरा पीला पड़ गया। अकबर ने अपने गुप्तचरों को तुरंत बीरबल के घर भेजकर सेवकों से पूछताछ करने का आदेश दिया। कुछ ही देर में गुप्तचर लौट आए और उन्होंने बीरबल की बात की पुष्टि की। अब मुल्ला और उसके साथी थोड़े चिंतित हुए, लेकिन उन्हें अभी भी हीरे के बीरबल के घर से मिलने का मजबूत सबूत अपने पास लग रहा था। बीरबल ने आगे कहा, जहांपनाह, अब बात करते हैं इस हीरे के टुकड़े की। क्या मैं इसे एक बार देख सकता हूं? अकबर ने इशारा किया। बीरबल ने हीरे के टुकड़े को हाथ में लिया, उसे गौर से देखा, सूरज की रोशनी में घुमाकर परखा। फिर उन्होंने कहा, जहांपनाह,
ये टुकड़ा असली कोहिनूर का है ही नहीं। दरबार में एक और धमाका हुआ। मुल्ला चिल्लाया, ये क्या बकवास है? ये वही टुकड़ा है जो तिजोरी से गायब हुआ है। बीरबल ने कहा, नहीं मुल्ला जी, असली कोहिनूर के अंगद टुकड़े में एक बहुत ही सूक्ष्म, लगभग अदृश्य प्राकृतिक दरार थी, जो सिर्फ जौहरी की आंखें या बहुत ध्यान से देखने पर ही नजर आती थी। जब यह टुकड़ा दरबार में पहली बार पेश किया गया था, तब मैंने उसे बड़े ध्यान से देखा था। इस टुकड़े में वह दरार नहीं है। यह कांच का एक साधारण टुकड़ा है, जिसे बड़ी चतुराई से हीरे जैसा दिखने के लिए घिसा गया है और शायद असली हीरे की धूल से चमकाया गया है। बादशाह ने तुरंत शाही जौहरी को तलब किया। जौहरी ने उस टुकड़े की बारीकी से जांच की और बीरबल की बात पर मुहर लगा दी। हुजूर, बीरबल साहब सही कह रहे हैं। ये असली कोहिनूर का टुकड़ा नहीं है, बल्कि कांच का एक प्रतिरूप है। अब तो मुल्ला दो प्याजा, हकीम लुकमान और उनके साथियों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। अकबर ने कड़कती आवाज में पूछा, तो फिर असली हीरा कहाँ है और ये नकली हीरा बीरबल के घर कैसे पहुंचा? बीरबल ने कहा, जहां पनाह, असली हीरा अभी भी शाही तिजोरी में ही सुरक्षित है और ये नकली टुकड़ा मेरे घर पहुंचाने वाले वही लोग हैं जिन्होंने ये सारी साजिश रची है। क्या मतलब? अकबर ने पूछा। बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, मुझे कुछ दिनों से इन दरबारियों के व्यवहार में कुछ अस्वाभाविकता नजर आ रही थी। इनकी कानाफूसी और मुझे देखकर नजरें चुराना मुझे खटक रहा था। मुझे अंदेशा था कि ये मेरे खिलाफ कोई जाल बुन रहे हैं, इसलिए मैंने भी एक छोटी सी तैयारी कर रखी थी। जब मुझे पता चला कि कोहिनूर का नया टुकड़ा तिजोरी में रखा गया है, तो मैंने मुख्य खजांची मीर जुमला से मिलकर, जो संयोग से मेरे एक पुराने उपकार के ऋणी हैं, एक योजना बनाई। मैंने उन्हें असली हीरे के टुकड़े के स्थान पर यह कांच का प्रतिरूप रखने को कहा और असली टुकड़े को एक अन्य, अधिक सुरक्षित स्थान पर छिपाने का अनुरोध किया। मैंने उनसे यह भी कहा था कि यदि कोई उनसे चाबी मांगे या तिजोरी खोलने का दबाव डाले, तो वे मुझे तुरंत सूचित करें। बीरबल ने आगे कहा, कल शाम मीर जुमला ने मुझे गुप्त रूप से सूचित किया कि मुल्ला दो प्याजा ने उनसे तिजोरी की चाबी की नकल बनाने के लिए संपर्क किया था और उन्हें डराया धमकाया भी था। तब मेरा शक यकीन में बदल गया। मुझे पता था कि ये लोग आज या कल में कोई हरकत जरूर करेंगे। इसलिए मैंने अपने घर के बगीचे में उस गुलाब के पौधे के आसपास रात में अपने कुछ भरोसेमंद लोगों को छिपा दिया था। बीरबल ने इशारा किया और 2 सिपाही आगे आए। उनके साथ एक व्यक्ति था जिसका चेहरा ढका हुआ था। बीरबल ने उसका नकाब हटाया। वो वही सुनार था जिसने चाबी की नकल बनाई थी। सुनार ने कांपते हुए स्वीकार किया कि मुल्ला दो प्याजा और इनायत खान ने उससे शाही मंजूषा की चाबी की नकल बनवाई थी। फिर बीरबल ने अपने उन 2 लोगों को पेश किया जो रात में उनके बगीचे में छिपे थे। उन्होंने शब्दपूर्वक बताया कि उन्होंने मुल्ला दो प्याजा और इनायत खान को रात के अंधेरे में गुलाब के पौधे के नीचे कुछ दबाते हुए देखा था। अब सारी सच्चाई शीशे की तरह साफ हो चुकी थी। मुल्ला दो प्याजा, हकीम लुकमान, इनायत खान और बख्तावर सिन्हा के सिर शर्म से झुक गए थे। दिलावर खान और मीर जुमला, जो डर के मारे सच उगल चुका था कि कैसे उसे फंसाया गया, बादशाह के पैरों में गिरकर माफी मांगने लगे। बादशाह अकबर का क्रोध अब शांत हो चुका था। उनके चेहरे पर बीरबल के प्रति गर्व और स्नेह का भाव था। उन्होंने बीरबल की ओर देखकर कहा, बीरबल, तुम सच में अतुलनीय हो। तुम्हारी बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता ने आज न सिर्फ तुम्हें निर्दोष साबित किया, बल्कि इन षड्यंत्रकारियों का पर्दाफाश भी कर दिया। फिर उन्होंने उन षड्यंत्रकारी दरबारियों की ओर कठोर दृष्टि से देखा। तुम लोगों ने अपनी ईर्ष्या और द्वेष में अंधे होकर इतना घिनौना षड्यंत्र रचा। तुमने न सिर्फ बीरबल को फंसाने की कोशिश की, बल्कि शाही खजाने और मेरे विश्वास के साथ भी खिलवाड़ किया।
बादशाह ने मुल्ला दो प्याजा, हकीम लुकमान, इनायत खान और बख्तावर सिन्हा को उनके पदों से बर्खास्त कर दिया और उन्हें 1 वर्ष के लिए राज्य से निर्वासित करने का हुक्म दिया। दिलावर खान को नौकरी से निकालकर कारावास में डाल दिया गया। मीर जुमला, चूंकि उसने अंत में सच बताकर सहयोग किया था, उसे चेतावनी देकर छोड़ दिया गया, परंतु खजांची के पद से हटा दिया गया। बीरबल की जय जयकार होने लगी। एक बार फिर उन्होंने अपनी बुद्धिमत्ता से न सिर्फ खुद को बचाया था, बल्कि दरबार में छुपे हुए दुश्मनों की पोल भी खोल दी थी। बादशाह अकबर का बीरबल पर विश्वास और भी दृढ़ हो गया। उस दिन के बाद किसी भी दरबारी ने बीरबल के खिलाफ साजिश रचने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वे जान चुके थे कि बीरबल की तीक्ष्ण बुद्धि के सामने उनकी कोई भी चाल कामयाब नहीं हो सकती। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाया। उनके चेहरे पर विजय का गर्व नहीं, बल्कि सत्य की स्थापना की शांति थी। वो जानते थे कि बुद्धिमत्ता का सही उपयोग न सिर्फ अपनी रक्षा करना है, बल्कि अन्याय और असत्य का पर्दाफाश करना भी है, और इस कार्य में वो सदैव सफल रहे थे। दरबार एक बार फिर सामान्य रूप से चलने लगा, लेकिन इस घटना ने सभी को एक महत्वपूर्ण सबक सिखा दिया था। सत्यमेव जयते। कहानी 4। बीरबल की बुद्धिमत्ता के चर्चे दूर दूर तक फैले थे, और बादशाह अकबर उन पर आंख मूंद कर विश्वास करते थे। जहां बीरबल की चतुराई और हाजिर जवाबी ने उन्हें सबका प्रिय बनाया था, वहीं उनके जीवन में एक ऐसा पात्र भी था जो उनके लिए कभी कभी सिरदर्द का कारण बन जाता था। उनका साला बुद्धिनाथ। नाम के विपरीत बुद्धिनाथ में बुद्धि का लेश मात्र भी नहीं था, पर उसे गुमान था कि वह दुनिया का सबसे चतुर व्यक्ति है। वो अक्सर अपनी बहन यानी बीरबल की पत्नी के पास आगरा, आधमकता और बीरबल के रुतबे का फायदा उठाने की फिराक में रहता। एक सुबह जब बीरबल दरबार जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी द्वार पर एक, किंतु उस समय अप्रत्याशित आवाज गूंजी। अरे दीदी, जीजाजी, कहाँ हो सब? बीरबल की पत्नी ने माथे पर हाथ मारा। लो, आ गए ये। न कोई चिट्ठी, न कोई पैगाम। बीरबल ने गहरी सांस ली। लगता है आज का दिन कुछ विशेष होने वाला है। अंदर बुद्धिनाथ अपने मैले कुचैले कपड़ों और जरूरत से ज्यादा आत्मविश्वास के साथ प्रवेश कर चुका था। उसके हाथ में एक छोटा सा बक्सा था, जिसे वो ऐसे सहेज रहा था मानो उसमें कोहिनूर हीरा हो। प्रणाम जीजाजी। उसने बीरबल के पैर छूने का नाटक किया। बहुत याद आ रही थी आप सबकी, तो सोचा मिलता चलूं। बीरबल की पत्नी ने पूछा, अचानक कैसे आना हुआ बुद्धि? सब ठीक तो है? हाँ दीदी, सब कुशल मंगल। बस सोचा अब कब तक गांव में अपनी प्रतिभा को व्यर्थ गवाता रहूंगा। जीजाजी इतने ओहदे ओहदे पर है, बादशाह सलामत के खास। सोचा मेरे लिए भी कोई अच्छी सी नौकरी दिलवा ही देंगे। बुद्धिनाथ ने बेफिक्री से कहा, जैसे ये कोई मामूली बात हो। बीरबल ने बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकी। बुद्धिनाथ, नौकरी मिलना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए योग्यता और अनुभव चाहिए। अरे जीजाजी, योग्यता तो मुझ में कूट कूट कर भरी है। आप बस बादशाह सलामत से एक बार कह तो दीजिए, फिर देखिए मैं कैसे अपनी काबिलियत से सबका दिल जीत लेता हूं। वो सीना फुलाकर बोला। बीरबल की पत्नी ने उन्हें किनारे ले जाकर कहा, सुनिए जी, ये ऐसे नहीं मानेगा। कुछ दिन रहेगा, खाएगा पिएगा और हमें परेशान करेगा। आप ही कोई तरकीब निकालिए। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, चिंता मत करो प्रिय, इसका भी कुछ प्रबंध करते हैं। अगले दिन बीरबल बुद्धिनाथ को अपने साथ दरबार ले गए। बुद्धिनाथ नए थोड़े तंग कपड़े पहनकर इतराता हुआ चल रहा था। दरबार में पहुंचकर वो ऊंची आवाज में बातें करने लगा और हर चीज को ऐसे घूर रहा था मानो पहली बार देखी हो। कुछ दरबारी जो बीरबल से जलते थे, मन ही मन खुश हो रहे थे कि बीरबल का ऐसा मूर्ख रिश्तेदार है। बादशाह अकबर ने बुद्धिनाथ को देखा और बीरबल से पूछा, बीरबल, ये महाशय कौन है? बीरबल ने आदर से कहा, आलम पनाह,
ये मेरे साले साहब हैं, बुद्धिनाथ। गांव से आए हैं और आपकी सेवा में कोई काम करना चाहते हैं। बादशाह ने बुद्धिनाथ को ऊपर से नीचे तक देखा। उन्हें उसके हाव भाव देखकर ही कुछ अंदाजा हो गया था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा, तो बुद्धिनाथ जी, आप में क्या विशेष योग्यता है? बुद्धिनाथ अकड़कर बोला, जहांपनाह, मैं तो सर्वगुण संपन्न हूं। आप जो काम कहेंगे चुटकियों में कर दूंगा। मेरी बुद्धि का लोहा तो पूरा गांव मानता है। बीरबल ने बादशाह को आंख से इशारा किया, जिसका मतलब था कि वे स्थिति को समझें। बादशाह ने कहा, ठीक है बुद्धिनाथ, हम तुम्हें एक मौका देंगे। हम तुम्हें एक छोटा सा काम सौंपते हैं। हमारे शाही बाग में कुछ खास किस्म के तोते हैं। हम चाहते हैं कि तुम उन्हें अगले 7 दिनों में शहंशाह अकबर जिंदाबाद कहना सिखा दो। अगर तुम ये कर पाए तो हम तुम्हें कोई अच्छा पद दे देंगे। बुद्धिनाथ फूला नहीं समाया। बस इतनी सी बात, जहांपनाह, आप देखिएगा, 7 दिन तो बहुत है। मैं तो 3 दिन में ही इन तोतों को आपका गुणगान करना सिखा दूंगा। बीरबल मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। उन्हें पता था कि यह काम बुद्धिनाथ के बस का नहीं। बुद्धिनाथ को शाही बाग के तोतों के पिंजरे के पास ले जाया गया। उसने तोतों को घूर कर देखा और बोला, सुनो बे तोतों, मैं तुम्हारा नया गुरु हूं। तुम्हें 7 दिन के अंदर शहंशाह अकबर जिंदाबाद बोलना सीखना है, समझे? तोते अपनी भाषा में टेन टेक करने लगे। बुद्धिनाथ ने सोचा, ये तो बड़े ढीठ है। उसने एक डंडा उठाया और पिंजरे पर मारने लगा। बोलते हो या नहीं? तोते डरकर और जोर जोर से चिल्लाने लगे। पहले दिन बुद्धिनाथ ने तोतों को डरा धमकाकर सिखाने की कोशिश की। दूसरे दिन उसने उन्हें लालच देने की कोशिश की, उन्हें अच्छे अच्छे फल दिखाए और कहा, अगर तुम लोग मेरी बात मानोगे तो ये सब तुम्हें मिलेगा। पर तोते तो तोते थे, उन्होंने उसकी एक न सुनी। तीसरे दिन वो थकहार कर पिंजरे के पास बैठ गया और खुद ही जोर जोर से शहंशाह अकबर जिंदाबाद चिल्लाने लगा, इस उम्मीद में कि तोते उसकी नकल करेंगे। तोतों ने उसकी नकल तो की, पर सिर्फ जिंदाबाद जिंदाबाद का शोर मचाना शुरू कर दिया, वो भी बेसुरा। 7वें दिन बादशाह अकबर, बीरबल और अन्य दरबारी बाग में पहुंचे। कहो बुद्धिनाथ, बादशाह ने पूछा, क्या हमारे तोतों ने कुछ सीखा? बुद्धिनाथ ने घबराते हुए कहा, जी जहांपनाह, बिल्कुल सीखा है, बस थोड़ा शर्मा रहे हैं। उसने पिंजरे के पास जाकर कहा, चलो तोतों, अब अपना हुनर दिखाओ। तोते उसे देखकर डर के मारे एक कोने में दुबक गए और टेंटे के सिवा कुछ न बोले। बुद्धिनाथ का चेहरा उतर गया। कुछ दरबारी दबी हंसी हंसने लगे। बीरबल ने कहा, आलमपनाह, शायद इन तोतों को नए व्यक्ति के साथ घुलने मिलने में समय लग रहा है। बादशाह मुस्कुराए, कोई बात नहीं बुद्धिनाथ, शायद ये काम तुम्हारे लिए थोड़ा कठिन था। हम तुम्हें एक और अवसर देते हैं। अगले दिन बादशाह ने बुद्धिनाथ को बुलाया और कहा, बुद्धिनाथ, हमारे अस्तबल में एक हाथी है, मोती। वो कुछ दिनों से बहुत सुस्त रहता है, ठीक से खाता पीता भी नहीं। तुम्हें उसका वजन पता करना है, पर शर्त यह है कि तुम उसे किसी तराजू पर नहीं चढ़ाओगे। बुद्धिनाथ ने सिर खुजलाया, बिना तराजू के हाथी का वजन? ये कैसे होगा जहांपनाह? यही तो तुम्हारी बुद्धिमानी की परीक्षा है। बादशाह ने कहा, तुम्हारे पास कल सुबह तक का समय है। बुद्धिनाथ अस्तबल पहुंचा। उसने हाथी को देखा, जो सचमुच गुमसुम सा खड़ा था। उसने हाथी के चारों ओर चक्कर लगाए, उसे थपथपाया, पर उसे कुछ समझ नहीं आया कि वजन कैसे पता करे। वो सोचने लगा, क्या मैं हाथी को उठाकर देखूं? नहीं, ये तो मुझसे नहीं उठेगा। क्या मैं उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट दूं और फिर हर टुकड़े का वजन करूं? नहीं, नहीं, बादशाह सलामत मुझे ही काट देंगे। उसने महावत से पूछा, अरे भाई, इस हाथी का वजन कितना होगा? महावत ने कहा, साहब, हमें क्या पता, हमने तो कभी तोला नहीं। रात भर बुद्धिनाथ जागता रहा, पर कोई तरकीब नहीं सूझी। सुबह जब वो दरबार में पहुंचा
तो उसका चेहरा उतरा हुआ था। बादशाह ने पूछा, क्यों बुद्धिनाथ, क्या पता चला मोती का वजन? बुद्धिनाथ ने सिर झुकाकर कहा, जहांपनाह, ये काम तो असंभव है। बिना तराजू के भला कोई हाथी का वजन कैसे बता सकता है? तभी बीरबल आगे आए और बोले, आलमपनाह, यदि आपकी आज्ञा हो तो क्या मैं एक प्रयास करूं? बादशाह ने स्वीकृति दी। बीरबल ने महावत को आदेश दिया कि हाथी को नदी किनारे ले जाया जाए। वहां एक बड़ी नाव तैयार रखी गई। बीरबल ने हाथी को नाव पर चढ़वाया। हाथी के वजन से नाव पानी में कुछ धंस गई। बीरबल ने पानी के उस स्तर पर नाव पर एक निशान लगवा दिया। फिर हाथी को नाव से उतार लिया गया। अब बीरबल ने मजदूरों को आदेश दिया कि वे नाव में तब तक पत्थर भरें जब तक नाव वापस उसी निशान तक पानी में न धंस जाए। जब नाव निशान तक धंस गई तो बीरबल ने उन पत्थरों को नाव से उतरवाकर उनका वजन करवाया। आलमपनाह, बीरबल ने कहा, इन पत्थरों का कुल वजन ही हाथी का वजन है। सभी दरबारी बीरबल की बुद्धिमानी देखकर दंग रह गए। बादशाह अकबर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने बुद्धिनाथ की ओर देखा, जो मुंह बाए ये सब देख रहा था। देखा बुद्धिनाथ, इसे कहते हैं बुद्धि का प्रयोग। बुद्धिनाथ अब भी हार मानने को तैयार नहीं था। वो बोला, जहांपनाह, ये तो जीजाजी की चतुराई थी। मुझे तो ऐसे जटिल काम करने का अनुभव नहीं है। आप मुझे कोई आसान सा काम दीजिए, फिर देखिए मेरा कमाल। बादशाह को अब इस खेल में मजा आने लगा था। उन्होंने कहा, ठीक है बुद्धिनाथ, एक आखिरी मौका। आज रात तुम्हें शाही खजाने के बाहरी दरवाजे पर पहरा देना है। तुम्हें यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अंदर न जा पाए। सुबह हम तुमसे पूछेंगे कि रात कैसी गुजरी। बुद्धिनाथ खुश हो गया। ये तो बहुत ही आसान काम है जहांपनाह। मैं एक परिंदे को भी पर नहीं मारने दूंगा। रात को बुद्धिनाथ शाही खजाने के बाहरी दरवाजे पर एक भाला लेकर तन कर खड़ा हो गया। शुरू में तो वो जोश में था, पर जैसे जैसे रात गहराती गई उसे ऊंघ आने लगी। उसने सोचा, यहां कौन आने वाला है? सब तो सो रहे होंगे। वो वही दीवार से टिककर ऊँघने लगा। कुछ देर बाद एक बिल्ली दबे पांव वहां से गुजरी। बुद्धिनाथ हड़बड़ाकर उठा और चिल्लाया, कौन है? खबरदार जो आगे बढ़ा। बिल्ली म्याऊं करके भाग गई। बुद्धिनाथ ने सोचा, देखा, मेरी मुस्तैदी, मैंने एक चोर को भगा दिया। थोड़ी देर बाद एक शाही कर्मचारी जो देर रात तक काम कर रहा था, पानी पीने के लिए बाहर निकला। बुद्धिनाथ ने उसे देखा और गरज उठा, रुक जाओ। तुम कौन हो और इतनी रात को यहां क्या कर रहे हो? कर्मचारी ने घबराकर कहा, मैं तो यही काम करता हूं श्रीमान, प्यास लगी थी। झूठ बोलते हो। बुद्धिनाथ ने भाला उसकी ओर तान दिया। तुम जरूर कोई जासूस हो। चलो, मैं तुम्हें बादशाह सलामत के सामने पेश करूंगा। बेचारा कर्मचारी गिड़गिड़ाता रहा, पर बुद्धिनाथ ने उसकी एक न सुनी और उसे पकड़कर एक कोठरी में बंद कर दिया। सुबह जब बादशाह अकबर ने रात की खबर पूछी तो बुद्धिनाथ ने बड़े गर्व से अपनी बहादुरी का बखान किया। जहांपनाह, आपकी कृपा से रात एकदम शांत रही। हां, एक चोर बिल्ली के भेष में आया था, जिसे मैंने अपनी हुंकार से भगा दिया, और एक जासूस को भी मैंने रंगे हाथों पकड़ा है, जो शाही खजाने की जासूसी कर रहा था। बादशाह ने उस कर्मचारी को बुलवाया, जिसने कांपते हुए सारी कहानी सुनाई। ये सुनकर बादशाह अकबर अपना सिर पकड़कर बैठ गए। बीरबल बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी दबा रहे थे। अन्य दरबारी भी मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। बादशाह ने कहा, बुद्धिनाथ, तुमने तो कमाल ही कर दिया। जिसे तुमने जासूस समझा वो हमारा एक वफादार कर्मचारी है, और बिल्ली को चोर समझने की तुम्हारी बुद्धिमानी का तो जवाब नहीं। बुद्धिनाथ का चेहरा शर्म से लाल हो गया। उसे अब समझ में आ रहा था कि वो कितना बड़ा मूर्ख है। जहांपनाह, वो गिड़गिड़ाया, मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दीजिए। बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने कहा, आलमपनाह,
बुद्धिनाथ को अपनी गलती का एहसास हो गया है। मेरा विचार है कि इन्हें अब गांव वापस भेज दिया जाए, शायद वहां रहकर ये कुछ सीख सके। बादशाह ने कहा, ठीक है बीरबल, जैसा तुम कहो। उन्होंने बुद्धिनाथ को कुछ इनाम देकर विदा किया और कहा, बुद्धिनाथ, तुम मेहनती हो, पर समझदारी की थोड़ी कमी है। जाओ, गांव में खेती बाड़ी करो, उसी में तुम्हारी भलाई है। बुद्धिनाथ शर्मिंदा होकर सिर झुकाए दरबार से चला गया। उसके जाने के बाद बादशाह अकबर ठाका मारकर हंसे। वाह बीरबल, तुम्हारे साले साहब तो सचमुच अद्भुत है। उन्होंने हमें कई दिनों तक मनोरंजन प्रदान किया। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, आलमपना, हर किसी में कोई न कोई विशेष गुण होता है। बुद्धिनाथ में शायद मनोरंजन का गुण कुछ ज्यादा ही है। इस घटना के बाद बुद्धिनाथ कई सालों तक आगरा नहीं आया, और जब कभी बीरबल की पत्नी अपने भाई की बुद्धिमानी का जिक्र करती तो बीरबल बस मुस्कुरा देते, क्योंकि वे जानते थे कि मूर्खता का कोई इलाज नहीं होता सिवाय इसके कि उसे उसकी सीमाओं में ही रहने दिया जाए। दरबार में भी ये किस्सा लंबे समय तक याद किया जाता रहा कि कैसे बीरबल के मूर्ख साले ने अपनी हरकतों से सबको हंसाया और कैसे बीरबल ने बड़ी चतुराई से इस स्थिति को संभाला था। यह घटना एक और उदाहरण बन गई थी कि बीरबल न केवल राजकीय मामलों में बल्कि निजी जीवन की जटिलताओं को भी बड़ी सहजता और बुद्धिमानी से सुलझाने में माहिर थे। कहानी 5। एक दिन जब दरबार अपने पूरे शबाब पर था, मौसम खुशगवार था और शहंशाह अकबर का मन भी प्रसन्न था। अचानक उनके मन में एक शरारत सूझी। उन्होंने अपने आसपास बैठे दरबारियों पर एक नजर डाली, जिनकी निगाहें उत्सुकता से उनकी ओर उठी हुई थी। फिर उनकी दृष्टि बीरबल पर जाकर टिक गई, जो मंद मंद मुस्कुरा रहे थे, मानो शहंशाह के मन की बात पढ़ रहे हों। अकबर ने गंभीर मुखाकृति बनाते हुए कहा, दरबारियों, आज हमारे मन में एक बड़ी विचित्र इच्छा उत्पन्न हुई है। एक ऐसी फरमाइश जिसे पूरा करना शायद किसी के बस में न हो। सभी दरबारी कान खड़े कर सुनने लगे। शहंशाह की विचित्र इच्छा का अर्थ था कोई नई पहेली, कोई नई चुनौती। अकबर ने बीरबल की ओर देखते हुए कहा, बीरबल, आज हमारी फरमाइश ये है कि तुम हमें एक ऐसा आदमी लाकर दो जो न तो इस धरती पर पैदा हुआ हो और न ही आसमान से टपका हो। यह सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। ये कैसी फरमाइश थी? ऐसा कौन सा इंसान हो सकता है जो न धरती पर जन्मा हो और न आसमान से आया हो? यह तो सरासर असंभव बात थी। कई दरबारी जो बीरबल से ईर्ष्या रखते थे, मन ही मन खुश हुए। उन्हें लगा कि आज तो बीरबल बुरी तरह फंसेंगे। इस पहेली का कोई हल हो ही नहीं सकता। मीर मुशर्रफ, जो स्वयं को बीरबल का सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी समझता था, व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ बोला, आलम पनाह, ये तो आपने ऐसी चीज मांग ली जो दुनिया में है ही नहीं। भला ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है? अकबर ने कहा, क्यों नहीं हो सकता मीर मुशर्रफ? बीरबल तो हर असंभव को संभव कर दिखाते हैं। देखते हैं आज वे हमारी ये फरमाइश कैसे पूरी करते हैं। बीरबल शांत भाव से बैठे रहे। उनके चेहरे पर न कोई घबराहट थी, न कोई चिंता। उन्होंने शहंशाह की ओर देखकर कहा, आलम पनाह, आपकी हर फरमाइश सिर आंखों पर, लेकिन ऐसी अनोखी चीज ढूंढने के लिए मुझे कुछ समय और कुछ सहायता की आवश्यकता होगी। कितना समय चाहिए तुम्हें बीरबल? अकबर ने पूछा। जहांपनाह, मुझे 7 दिन की मोहलत और आपके शाही अस्तबल से एक घोड़ा चाहिए होगा, साथ ही कुछ स्वर्ण मुद्राएं भी, ताकि जरूरत पड़ने पर मैं कुछ खरीद फरोख्त कर सकूं। अकबर मुस्कुराए। ठीक है बीरबल, तुम्हें 7 दिन का समय दिया जाता है। घोड़ा और स्वर्ण मुद्राएं भी तुम्हें मिल जाएंगी, लेकिन याद रहे 7वें दिन तुम्हें उस व्यक्ति के साथ दरबार में हाजिर होना होगा जो न धरती पर जन्मा हो और न आसमान से आया हो। यदि तुम असफल रहे तो, अकबर ने वाक्य अधूरा छोड़ दिया, लेकिन उनकी आंखों की चमक में एक चुनौती थी। जो हुक्म आलम पनाह,
कहकर बीरबल ने दरबार से विदा ली। अगले 6 दिनों तक बीरबल का कुछ पता नहीं चला। वे शाही घोड़े पर सवार होकर स्वर्ण मुद्राएं लेकर शहर से बाहर निकल गए थे। दरबार में तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही थी। कुछ का कहना था कि बीरबल हार मानकर भाग गए हैं। कुछ का मानना था कि वे किसी गुप्त स्थान पर जाकर इस पहेली का हल ढूंढ रहे हैं। मीर मुशर्रफ और उनके साथी तो मारे खुशी के फूले नहीं समा रहे थे। उन्हें लग रहा था कि आखिरकार बीरबल की चतुराई का अंत आ गया है। 7वें दिन दरबार खचाखच भरा हुआ था। सबकी निगाहें दरवाजे पर टिकी थी। शहंशाह अकबर भी सिंहासन पर विराजमान बीरबल की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके चेहरे पर उत्सुकता और मनोरंजन का मिलाजुला भाव था। तभी बीरबल ने दरबार में प्रवेश किया। उनके चेहरे पर वही चिरपरिचित मुस्कान थी। लेकिन ये क्या? वे अकेले थे। उनके साथ कोई और व्यक्ति नहीं था। मीर मुशर्रफ ने तुरंत ताना मारा, क्यों बीरबल, लगता है तुम्हें वो अनोखा इंसान नहीं मिला? या शायद तुम खुद ही समझ गए कि शहंशाह की फरमाइश पूरी करना तुम्हारे बस की बात नहीं। बीरबल ने मीर मुशर्रफ की बात को अनसुना करते हुए अकबर की ओर देखा और कहा, आलमपना, मैंने आपकी फरमाइश पूरी कर दी है। मैं उस व्यक्ति को अपने साथ ले आया हूं जो न तो इस धरती पर पैदा हुआ है और न ही आसमान से टपका है। अकबर ने आश्चर्य से पूछा, कहाँ है वो व्यक्ति बीरबल? हमें तो तुम अकेले ही दिखाई दे रहे हो। बीरबल मुस्कुराए और अपने हाथ में पकड़ी एक छोटी सी टोकरी की ओर इशारा किया जो कपड़े से ढकी हुई थी। जहां पनाह, वो व्यक्ति इस टोकरी के अंदर है। सारा दरबार कौतूहल से भर उठा। टोकरी के अंदर ऐसा कौन सा इंसान हो सकता है? बीरबल धीरे धीरे टोकरी लेकर अकबर के सिंहासन के पास पहुंचे और बड़े आदर से उसे शहंशाह के सामने रख दिया। फिर उन्होंने धीरे से टोकरी के ऊपर से कपड़ा हटाया। टोकरी के अंदर नरम घास पर एक छोटा सा प्यारा सा अभी अभी अंडे से निकला मुर्गी का चूजा बैठा हुआ था, जो अपनी नन्ही नन्ही आंखों से चारों ओर देख रहा था और चींची की मधुर आवाज निकाल रहा था। ये देखकर अकबर और सभी दरबारी हैरान रह गए। कुछ को हंसी भी आ गई। अकबर ने कुछ नाराजगी और कुछ आश्चर्य के साथ पूछा, बीरबल, ये क्या मजाक है? हमने तुमसे एक इंसान लाने को कहा था और तुम ये मुर्गी का बच्चा ले आए। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, गुस्ताखी माफ हो आलमपना, लेकिन आपकी फरमाइश के अनुसार ये चूजा ही वो व्यक्ति है जो न तो इस धरती पर पैदा हुआ है और न ही आसमान से टपका है। ये तुम कैसे कह सकते हो बीरबल? अकबर ने पूछा। उनकी भ्रिकुटी तन गई थी। बीरबल ने समझाया, जहां पनाह, जरा गौर फरमाइए। ये चूजा अंडे से निकला है। अंडा मुर्गी ने दिया जो धरती पर रहती है, लेकिन ये चूजा सीधे धरती पर पैदा नहीं हुआ। ये अंडे के कवच के अंदर विकसित हुआ है। और जहां तक आसमान से टपकने की बात है, तो ये भी सत्य नहीं है। ये किसी बादल से या तारे से नहीं गिरा है। उन्होंने आगे कहा, आपने इंसान शब्द का प्रयोग किया था, लेकिन आपने ये स्पष्ट नहीं किया था कि वो वयस्क होना चाहिए या बालक या किसी विशेष प्रजाति का। आपने केवल ये शर्त रखी थी कि वो न धरती पर जन्मा हो और न आसमान से आया हो। ये चूजा आपकी इस शर्त को पूरी तरह से पूरा करता है। ये एक जीव है जो अभी जीवन की शुरुआत कर रहा है और ये अपनी मां मुर्गी के माध्यम से धरती से जुड़ा है, लेकिन इसका जन्म अंडे के माध्यम से हुआ है, जो इसे आपकी परिभाषा के अनुसार न धरती पर जन्मा बनाता है। बीरबल की ये व्याख्या सुनकर अकबर अवाक रह गए। उन्होंने कभी इस कोण से सोचा ही नहीं था। बीरबल ने उनकी फरमाइश के शब्दों को पकड़कर ऐसी चतुराई से उसका अर्थ निकाला था कि कोई भी उनकी बात को काट नहीं सकता था। दरबार में पहले तो खामोशी छाई रही, फिर धीरे धीरे लोगों के चेहरों पर मुस्कान आने लगी। मीर मुशर्रफ और उनके साथियों के चेहरे पर निराशा और खींच साफ झलक रही थी। वे समझ गए थे कि बीरबल ने एक बार फिर अपनी बुद्धिमानी से बाजी मार ली है।
अकबर कुछ देर तक बीरबल को और उस नन्हे चूजे को देखते रहे। फिर वे जोर से हंस पड़े। उनकी हंसी में प्रशंसा और आश्चर्य का भाव था। वाह बीरबल, वाह! मान गए तुम्हारी बुद्धिमानी को। तुमने हमारी फरमाइश को जिस तरह से समझा और उसका जैसा हल निकाला है, वो सचमुच अद्भुत है। तुमने एक बार फिर साबित कर दिया कि तुम्हारी सोच कितनी व्यापक और सूक्ष्म है। सारा दरबार बीरबल की जय जयकार करने लगा। बीरबल ने विनम्रता से सिर झुका लिया। अकबर ने उस नन्हे चूजे को अपने हाथ में उठाया और उसे प्यार से सहलाने लगे। ये नन्हा जीव आज हमारे दरबार का सबसे महत्वपूर्ण मेहमान है। इसने हमें यह सिखाया है कि कभी-कभी सीधे सवालों में भी गहरे अर्थ छिपे हो सकते हैं, और बुद्धिमानी केवल समस्याओं को सुलझाने में नहीं, बल्कि उन्हें सही ढंग से समझने में भी है। उस दिन के बाद शहंशाह अकबर ने बीरबल को और भी अधिक सम्मान देना शुरू कर दिया। दरबारियों को भी ये बात अच्छी तरह समझ में आ गई थी कि बीरबल को किसी भी पहेली या चुनौती में फंसाना लगभग असंभव है। और वो नन्हा चूजा, उसे शाही बागीचे में विशेष देखरेख में रखा गया, और वो बीरबल की बुद्धिमानी और अकबर की अजीब फरमाइश की एक जीती जागती यादगार बन गया। ये कहानी दूर दूर तक फैल गई और लोग अकबर की विचित्र फरमाइशों और बीरबल के चतुराई भरे हलों के किस्से और भी चाव से सुनने सुनाने लगे। इस घटना ने एक बार फिर ये सिद्ध कर दिया कि बीरबल न केवल हाजिर जवाब थे, बल्कि उनकी सोचने की क्षमता और शब्दों के अर्थ को समझने की कला अद्वितीय थी। वे किसी भी परिस्थिति में किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए सदैव तत्पर रहते थे, और यही गुण उन्हें शहंशाह अकबर का सबसे प्रिय और विश्वसनीय सलाहकार बनाता था। कहानी 6। दिल्ली की सल्तनत शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर के न्यायप्रिय शासन में फलफूल रही थी। उनके दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान, कलावंत और शूरवीर मौजूद थे, किंतु उन सब में बीरबल का स्थान अद्वितीय था। बीरबल न केवल शहंशाह के प्रिय मित्र थे, बल्कि अपनी प्रखर बुद्धि, अद्भुत हाजिर जवाबी और न्यायप्रियता के लिए पूरे साम्राज्य में विख्यात थे। जहां अकबर का तेज और प्रताप सूर्य के समान था, वहीं बीरबल की बुद्धिमत्ता शीतल चांदनी की तरह, जो हर समस्या का अंधकार दूर कर देती थी। परंतु जहां गुण होते हैं, वहां ईर्ष्या भी अपनी जगह बना ही लेती है। दरबार में कुछ ऐसे भी अमीर उम्रा और मंत्री थे जो बीरबल की शहंशाह से निकटता और उनकी लोकप्रियता से मन ही मन जलते थे। उन्हें लगता था कि बीरबल को आवश्यकता से अधिक महत्व दिया जाता है, और वे स्वयं भी किसी मायने में कम नहीं हैं। इन दरबारियों का एक छोटा सा गुट था, जिसका नेतृत्व मंत्री चतुर्भुज दास कर रहे थे। चतुर्भुज दास स्वयं को बहुत बुद्धिमान समझते थे, किंतु बीरबल के सामने उनकी एक न चलती थी। वे मौके की तलाश में रहते थे कि कैसे बीरबल को शहंशाह की नजरों में नीचा दिखाया जाए। एक शाम, जब दरबार अपने पूरे शबाब पर था, मौसम खुशगवार था और शहंशाह अकबर प्रसन्न मुद्रा में थे, चतुर्भुजदास और उनके साथियों ने एक योजना बनाई। उन्होंने सोचा कि आज बीरबल को ऐसे प्रश्नों में उलझाया जाए जिनका उत्तर देना उनके लिए असंभव हो, और वे सबके सामने उपहास का पात्र बने। जैसे ही राजकाज की सामान्य चर्चा समाप्त हुई, चतुर्भुज दास ने बड़ी विनम्रता का अभिनय करते हुए कहा, आलम पनाह, गुस्ताखी माफ हो, किंतु आज हम सब दरबारी हमारे प्रिय मित्र और आपके नवरत्न बीरबल जी की अद्भुत बुद्धिमत्ता का एक और प्रमाण देखना चाहते हैं। अकबर मुस्कुराए। उन्हें ऐसे बौद्धिक द्वंद्व पसंद थे, खासकर जब बीरबल शामिल हों। कहिए चतुर्भुज जी, क्या कौतूहल है आपके मन में? चतुर्भुज दास ने अपने साथियों की ओर देखा, जिन्होंने सहमति में सिर हिलाया। जहांपनाह, हम सब जानते हैं कि बीरबल जी अत्यंत बुद्धिमान है, किंतु आज हम कुछ ऐसे प्रश्न पूछना चाहते हैं जो शायद उनकी परीक्षा ले सकें। यदि अनुमति हो तो। बीरबल, जो शांतचित्त होकर ये सब देख सुन रहे थे, मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। उन्हें इन दरबारियों की मंशा समझने में देर न लगी। अकबर ने कहा, अवश्य अवश्य। बीरबल,
क्या तुम तैयार हो इस चुनौती के लिए? बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पनाह का हुक्म सर आंखों पर। यदि मेरे अल्प ज्ञान से इन महानुभावों की जिज्ञासा शांत हो सके तो ये मेरा सौभाग्य होगा। चतुर्भुजदास मन ही मन प्रसन्न हुए। उन्हें लगा कि पहला पासा सही पड़ा है। उन्होंने अपना पहला, उनके विचार में सबसे कठिन प्रश्न दागा। बीरबल जी, आप हमें ये बताइए कि इस पूरी दुनिया में, इस कायनात में सबसे बड़ी चीज क्या है? पूरा दरबार एकदम शांत हो गया। सभी की निगाहें बीरबल पर टिक गई। ये प्रश्न सुनने में सरल था, किंतु इसका उत्तर देना उतना ही कठिन। कोई कहता पहाड़, कोई समुद्र, कोई आकाश। बीरबल ने एक क्षण सोचा, फिर मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, मंत्री जी, इस दुनिया में सबसे बड़ी चीज है जरूरत। चतुर्भुजदास चौंके। जरूरत? ये कैसा उत्तर हुआ? बीरबल ने समझाया, देखिए मंत्री जी, जब इंसान को किसी चीज की जरूरत होती है तो उसके लिए वो चीज दुनिया की सबसे बड़ी चीज बन जाती है। एक प्यासे के लिए पानी का एक घूंट किसी सागर से भी बड़ा होता है। एक भूखे के लिए रोटी का एक टुकड़ा सोने चांदी के ढेर से भी मूल्यवान। और जब जरूरत इतनी बड़ी हो सकती है कि इंसान उसके लिए बड़े से बड़ा पहाड़ भी लांघ जाए, गहरे से गहरा समंदर भी पार कर ले, तो बताइए जरूरत से बड़ी चीज और क्या हो सकती है? दरबार में वाहवाह की ध्वनि गूंज उठी। शहंशाह अकबर भी बीरबल के इस तर्कपूर्ण उत्तर से अत्यंत प्रसन्न हुए। चतुर्भुजदास का चेहरा थोड़ा उतर गया, पर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने अगला प्रश्न पूछा, अच्छा बीरबल, ये तो हुई बड़ी चीज की बात। अब ये बताइए कि इस दुनिया में सबसे छोटी चीज क्या है? ये प्रश्न भी उतना ही पेचीदा था। कोई कहता राई का दाना, कोई सुई की नोक। बीरबल ने पुनः एक पल विचार किया और फिर बोले, मंत्री जी, इस दुनिया में सबसे छोटी चीज है राय या सलाह। इस पर चतुर्भुजदास और उनके साथी ठहाका मारकर हंस पड़े। सलाह? बीरबल जी, आप मजाक तो नहीं कर रहे? सलाह कैसे सबसे छोटी चीज हो सकती है? बीरबल ने गंभीरता से कहा, मंत्री जी, मैं मजाक नहीं कर रहा। जरा सोचिए, सलाह एक ऐसी चीज है जो हर कोई मुफ्त में और बिना मांगे दे देता है, चाहे उसकी कोई कद्र करे या ना करे, चाहे वो कितनी भी व्यर्थ क्यों न हो। जो चीज इतनी आसानी से बिना किसी मूल्य के मिल जाए और जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं, वो छोटी नहीं तो और क्या होगी? एक बार फिर दरबार बीरबल की बुद्धिमत्ता पर आश्चर्यचकित था। शहंशाह अकबर ने अपनी मोतियों की माला उतारकर बीरबल को भेंट करनी चाहिए, किंतु बीरबल ने विनम्रतापूर्वक मना कर दिया। चतुर्भुजदास अब कुछ घबरा गए थे। उनके 2 तीर निशाने पर नहीं लगे थे। उन्होंने अपने एक साथी मंत्री कृपाल सिंह की ओर देखा। कृपाल सिंह ने मोर्चा संभाला और पूछा, बीरबल जी, आपकी बुद्धिमानी की धाक तो सर्वत्र है। क्या आप हमें बता सकते हैं कि शहंशाह सलामत के मन में इस समय क्या चल रहा है? ये सुनकर चतुर्भुजदास की आंखों में चमक आ गई। ये प्रश्न वास्तव में कठिन था। किसी के मन की बात जानना असंभव ही होता है। उन्हें लगा कि इस बार बीरबल अवश्य फंसेंगे। शहंशाह अकबर भी मुस्कुरा दिए। उन्हें भी ये प्रश्न रोचक लगा। वे स्वयं जानने को उत्सुक थे कि बीरबल इसका क्या उत्तर देंगे। बीरबल ने एक गहरी सांस ली। वे जानते थे कि ये एक जाल है। यदि वे कुछ भी कहते हैं और वो शहंशाह के मन की बात न हुई तो वे झूठे साबित होंगे। उन्होंने कुछ क्षण शहंशाह अकबर के चेहरे को ध्यान से देखा, फिर चतुर्भुजदास और अन्य दरबारियों की ओर। उनके चेहरे पर विजयी मुस्कान तैर रही थी। बीरबल ने धीरे से कहा, मंत्री कृपाल सिंह जी, ये तो बहुत ही सरल बात है। मैं बता सकता हूं कि इस समय आलम पनाह के मन में क्या चल रहा है। सभी दरबारी कान लगाकर सुनने लगे। चतुर्भुजदास की धड़कनें तेज हो गई। बीरबल ने आगे कहा, इस समय शहंशाह सलामत के मन में ये चल रहा है कि उनका साम्राज्य सदा सलामत रहे, उनकी प्रजा सुखी और समृद्ध हो, उनके राज्य में न्याय का बोलबाला हो
और बीरबल जैसे उनके सेवक उनकी सेवा में सदैव तत्पर रहें। ये सुनकर शहंशाह अकबर खिलखिलाकर हंस पड़े। क्या खूब जवाब दिया था बीरबल ने। ये एक ऐसा उत्तर था जिसे कोई नकार नहीं सकता था। एक राजा के मन में अपनी प्रजा और राज्य के कल्याण की बात तो स्वाभाविक ही होती है। अकबर ने कहा, वाह बीरबल, वाह, तुमने तो हमारे मन की बात कह दी। सचमुच एक शासक के मन में इससे उत्तम विचार और क्या हो सकते हैं। चतुर्भुजदास और उनके साथी पूरी तरह निरुत्तर हो गए थे। उनके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। उनकी सारी योजना धरी की धरी रह गई थी। वे बीरबल को नीचा दिखाना चाहते थे, किंतु बीरबल की हाजिर जवाबी और बुद्धिमत्ता ने उन्हें निरुत्तर और लज्जित कर दिया था। किंतु चतुर्भुजदास इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने एक अंतिम प्रयास करने का सोचा। इस बार उन्होंने प्रश्न को और भी व्यक्तिगत और अपमानजनक बनाने की कोशिश की। बीरबल जी, उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा, हमने सुना है कि आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं, तो क्या आप हमें यह बता सकते हैं कि आप में और एक गधे में कितना फर्क है? यह सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया। ये एक अत्यंत अभद्र प्रश्न था। शहंशाह अकबर भी क्रोधित हो उठे। चतुर्भुजदास, ये क्या बेहुदगी है? अपनी ज़बान को लगाम दो। किंतु बीरबल शांत रहे। उन्होंने हाथ उठाकर शहंशाह को शांत रहने का इशारा किया। फिर वे अपनी जगह से उठे, धीरे धीरे चलकर चतुर्भुजदास के पास गए और उनके तथा अपने बीच की दूरी को अपने हाथ से नापते हुए बोले, मंत्री जी, मुझमें और एक गधे में बस इतना ही फर्क है जितना अभी मैंने नापा। ये कहकर बीरबल वापस अपनी जगह पर आकर बैठ गए। पहले तो किसी को कुछ समझ नहीं आया, फिर अचानक पूरे दरबार में ठहाकों की गूंज फैल गई। चतुर्भुजदास का चेहरा शर्म से लाल हो गया था। बीरबल ने बड़ी चतुराई से उन्हीं के प्रश्न का उपयोग करके उन्हें ही गधा कह दिया था, और वो भी बिना किसी अपशब्द का प्रयोग किए। उनकी हाजिर जवाबी ने एक बार फिर सभी को चकित कर दिया था। शहंशाह अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। उन्होंने कहा, बीरबल, तुम्हारी बुद्धिमानी का कोई सानी नहीं। तुमने आज फिर साबित कर दिया कि तुम वास्तव में नवरत्नों में सर्वश्रेष्ठ हो। उन्होंने चतुर्भुजदास और उनके साथियों की ओर देखा, जो अब सिर झुकाए खड़े थे। और तुम लोग, अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, दूसरों की परीक्षा लेने से पहले स्वयं अपने गिरेबान में झांकना सीखो। योग्यता और बुद्धिमत्ता किसी पद या धन से नहीं, बल्कि कर्म और विवेक से आती है। बीरबल ने अपनी योग्यता सिद्ध की है। तुम लोग भी कुछ ऐसा करके दिखाओ जिससे दरबार का मान बढ़े, न कि ऐसी ओछी हरकतें करो। चतुर्भुजदास और उनके साथी अत्यंत लज्जित थे। उन्होंने शहंशाह और बीरबल दोनों से क्षमा मांगी। उस दिन के बाद उन दरबारियों ने फिर कभी बीरबल को चुनौती देने या उन्हें अपमानित करने का साहस नहीं किया। वे समझ गए थे कि बीरबल की बुद्धि का सामना करना उनके बस की बात नहीं। बीरबल की हाजिर जवाबी और तुरंत उत्तर देने की क्षमता ने उन्हें दरबार में एक ऐसी अजेय स्थिति में पहुंचा दिया था, जहां उनकी विद्वत्ता पर प्रश्न उठाना स्वयं को ही उपहास का पात्र बनाना था। बीरबल की यह कहानी आज भी लोगों को प्रेरणा देती है कि कैसे शांत रहकर अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करके बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना किया जा सकता है, और कैसे हाजिर जवाबी किसी भी परिस्थिति को अपने पक्ष में मोड़ सकती है। दरबार में उस दिन जो हुआ, वो बीरबल की अनगिनत बुद्धिमत्तापूर्ण घटनाओं में से एक और यादगार अध्याय बन गया, जिसने ये सिद्ध कर दिया कि शब्द तलवार से भी अधिक शक्तिशाली हो सकते हैं, यदि उनका प्रयोग सही समय और सही तरीके से किया जाए। और बीरबल इस कला में निस्संदेह माहिर थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली और आने वाली पीढ़ियों के लिए वे बुद्धिमानी और हाजिर जवाबी का पर्याय बन गए। शहंशाह अकबर भी ऐसे मित्र और सलाहकार को पाकर स्वयं को भाग्यशाली समझते थे, जो न केवल राज्य के कार्यों में उनकी सहायता करता था, बल्कि अपनी रोचक बातों और चतुराई भरे उत्तरों से उनके जीवन में हास्य और ज्ञान का संचार भी करता रहता था।
कहानी 7। मुगल सल्तनत के शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर का दरबार अपनी शानो शौकत और बुद्धिमत्ता के लिए दूर दूर तक मशहूर था। उनके नवरत्नों में से एक बीरबल अपनी हाजिर जवाबी और तीक्ष्ण बुद्धि के लिए विशेष रूप से प्रसिद्ध थे। देश विदेश से विद्वान, कलाकार और राजदूत अकबर के दरबार में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने और शहंशाह का सानिध्य पाने को लालायत रहते थे। एक दिन ईरान के शाह का एक विशेष दूत, जिसका नाम मिर्जा फारुद बेग था, आगरा पहुंचा। मिर्जा फारुच न केवल एक कुशल राजनयिक था, बल्कि अपने देश में उसे एक प्रकांड पंडित और भाषाविद के रूप में भी जाना जाता था। उसे कई भाषाओं का ज्ञान था और अपनी वाक्पटुता पर उसे बड़ा घमंड था। अकबर ने ईरानी मेहमान का शाही स्वागत किया। मिर्जा फारुत ने अपने शाह का मैत्रीपूर्ण संदेश और कीमती उपहार अकबर को भेंट किए। शुरुआती औपचारिकताओं के बाद जब दरबार में चर्चाओं का दौर शुरू हुआ, तो मिर्जा फारुत ने अपनी विद्वत्ता का प्रदर्शन करना आरंभ कर दिया। वो हर विषय पर अपनी राय देता, चाहे वो दर्शन शास्त्र हो, साहित्य हो या युद्ध नीति। उसकी बातों में ज्ञान तो था, परंतु उससे कहीं अधिक अहंकार की बू आती थी। वो बार बार ईरान की संस्कृति, ज्ञान विज्ञान और भाषा की श्रेष्ठता का बखान करता और अप्रत्यक्ष रूप से हिंदुस्तानी विद्वानों को कमतर आंकने का प्रयास करता। दरबार के अन्य विद्वान और मंत्रीगण उसकी बातों से असहज होने लगे थे, परंतु मेहमानवाजी का तकाजा था कि वे चुप रहें। अकबर भी ये सब देख और सुन रहे थे। उन्हें अपने दरबारियों का अपमान सहन नहीं हो रहा था, पर वे अतिथि का निरादर भी नहीं करना चाहते थे। कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहा। मिर्जा फारुद की बातें अब और अधिक अहंकारपूर्ण होती जा रही थी। एक दिन उसने दरबार में घोषणा की, मैंने सुना है कि हिंदुस्तान में भी कुछ विद्वान हैं, परंतु मुझे अब तक ऐसा कोई नहीं मिला जो मेरे ज्ञान की थाह पा सके। क्या यहां कोई ऐसा है जो विभिन्न भाषाओं के गूढ़ रहस्यों को समझता हो और उनसे जुड़े प्रश्नों का उत्तर दे सके? उसकी नजरें चुनौती भरी थी। दरबार में उपस्थित सभी पंडित और मौलवी एक दूसरे का मुंह ताकने लगे। वे सभी अपने अपने क्षेत्र में निपुण थे, परंतु मिर्जा फारुद जिस प्रकार से डींगे हाँक रहा था, उससे वे सभी कुछ सहम से गए थे। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल हमेशा की तरह शांत भाव से बैठे थे और उनके चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी, मानो वे इस पूरी स्थिति का आनंद ले रहे हों। अकबर ने कहा, मिर्जा साहिब, हमारे दरबार में बीरबल है, जिन्हें हम अपनी बुद्धि का खजाना मानते हैं। शायद वे आपके कुछ प्रश्नों का उत्तर दे सकें। मिर्जा फारुत ने बीरबल को ऊपर से नीचे तक देखा। बीरबल की साधारण वेशभूषा और शांत स्वभाव को देखकर उसने मन ही मन सोचा, ये क्या मेरी बराबरी करेगा? उसने तिरस्कारपूर्ण लहजे में कहा, अच्छा, तो ये है आपके बीरबल। ठीक है, मैं इनसे कुछ प्रश्न करना चाहूंगा, पर ध्यान रहे, मेरे प्रश्न बहुत गूढ़ होते हैं। बीरबल अपनी जगह से उठे, शहंशाह को सलाम किया और फिर मिर्जा फारुद की ओर मुखातिब हुए। जनाब मिर्जा साहिब, मैं तो एक अदना सा सेवक हूं। ज्ञान का सागर तो अथाह है और मैं तो बस उसकी कुछ बूंदें ही चख पाया हूं। फिर भी आप आज्ञा दें, मैं अपनी अल्प बुद्धि से आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करूंगा। बीरबल की विनम्रता ने कुछ दरबारियों को प्रभावित किया, परंतु मिर्जा फारुज पर इसका कोई असर नहीं हुआ। मिर्जा फारुत ने अपनी कमर में बंधे एक छोटे से थैले से एक पुराना पत्र निकाला और उसे लहराते हुए कहा, बीरबल, ये एक पत्र है जो मेरे परदादा को उनके एक मित्र ने भेजा था, जो सुदूर पूर्व के किसी अज्ञात देश से आया था। इस पत्र में एक ऐसी भाषा का प्रयोग किया गया है जिसे आज तक कोई पढ़ नहीं सका, कोई समझ नहीं सका। कहते हैं, इस भाषा में ब्रह्मांड के कई रहस्य छिपे हैं। क्या तुम इस भाषा को पहचान सकते हो और इसका अर्थ बता सकते हो? उसने वो पत्र बीरबल की ओर बढ़ा दिया। बीरबल ने पत्र हाथ में लिया। उसमें कुछ अजीबोगरीब चिन्ह बने हुए थे,
जो किसी ज्ञात लिपि से मेल नहीं खाते थे। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी की निगाहें बीरबल पर टिकी थी। मिर्जा फारुद के चेहरे पर विजयी मुस्कान थी। उसे पूरा विश्वास था कि बीरबल इस पहेली को सुलझा नहीं पाएंगे और उसका अहंकार और बढ़ जाएगा। बीरबल ने पत्र को ध्यान से देखा, उसे पलटा, फिर उसे सूंघा और कुछ देर तक अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचते रहे। फिर उन्होंने आंखें खोली और मिर्जा फारुद की ओर देखकर मुस्कुराए। मिर्जा साहिब, बीरबल ने कहा, यह भाषा तो बहुत ही सरल और जानी पहचानी है। मिर्जा फारुद चौंक गया। क्या? जानी पहचानी? ये कैसे हो सकता है? बड़े बड़े भाषाविद इसे नहीं समझ पाए। बीरबल ने कहा, जनाब, ये गुंगाक्षर लिपि है, जिसे मुग भाषा भी कहते हैं। इसका प्रयोग वे लोग करते हैं जो बोल नहीं सकते या अपनी बात को गुप्त रखना चाहते हैं। इसमें हर चिन्ह का एक विशेष अर्थ होता है, जो इशारों और भावों से जुड़ा होता है। मिर्जा फारुद का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। गुंगाक्षर? मुग भाषा? मैंने तो कभी इसका नाम भी नहीं सुना। बीरबल ने पत्र को अपने हाथ में रखते हुए कहा, तो सुनिए, इस पत्र में क्या लिखा है। और फिर बीरबल ने उन चिन्हों को देखते हुए बोलना शुरू किया, परंतु वे जो बोल रहे थे वो किसी भी समझ में आने वाली भाषा के शब्द नहीं थे। वे अजीबोगरीब ध्वनियां निकाल रहे थे, कभी चिड़ियों की चहचहाहट जैसी, कभी पानी के बहने जैसी, कभी पत्तों की सरसराहट जैसी, और बीच बीच में वे अपने हाथों और चेहरे से विचित्र इशारे भी कर रहे थे। कूकू घुर्र, सिलावट पट, म्याऊं चेक, हुलुमुलु तक। बीरबल पूरी गंभीरता से ये भाषा बोल रहे थे। पूरा दरबार हक्का बक्का रह गया। अकबर भी हैरान थे, पर बीरबल पर उन्हें पूरा भरोसा था, इसलिए वे चुपचाप देखते रहे। मिर्जा फारुद का चेहरा पहले पीला पड़ा, फिर लाल हो गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। कुछ देर तक ये पाठ करने के बाद बीरबल रुके और मिर्जा फारुद से पूछा, क्यों मिर्जा साहिब, मैंने सही पढ़ा ना? यही तो लिखा है इसमें। मिर्जा फारुद सक्का गया। वो क्या कहता? अगर वो कहता कि हां, सही पढ़ा, तो वो झूठा साबित होता, क्योंकि उसे खुद नहीं पता था कि पत्र में क्या लिखा है, और बीरबल जो बोल रहे थे वो तो सरासर बकवास लग रही थी। और अगर वो कहता कि नहीं, गलत पढ़ा, तो बीरबल उससे पूछते कि तो फिर सही क्या है, आप पढ़कर सुनाइए। और ये तो वो कर नहीं सकता था, क्योंकि उसे भाषा ही नहीं मालूम थी। वो बुरी तरह फंस गया था। उसने हकलाते हुए कहा, मैं कहना चाहता हूं कि ये कुछ वैसा ही लग रहा है, पर पूरी तरह स्पष्ट नहीं है। बीरबल ने मासूमियत से कहा, ओह, शायद मेरे उच्चारण में कोई त्रुटि रह गई होगी। आखिर ये मेरे पुरखों की भाषा तो है नहीं। आप तो इस भाषा के मर्मज्ञ जान पड़ते हैं, क्योंकि आपके परदादा के पास ये पत्र था। कृपया आप ही इसे सही उच्चारण के साथ पढ़कर सुनाएं, ताकि हम सब भी इसका गूढ़ अर्थ समझ सकें। अब तो मिर्जा फारुद की हालत और भी खराब हो गई। उसका सारा घमंड, सारा ज्ञान एक पल में हवा हो गया था। उसका चेहरा शर्म से झुक गया। उसके पास कहने को कुछ नहीं बचा था। वो चुपचाप खड़ा रहा, मानो उसकी जबान सिल गई हो। दरबार में जो कुछ देर पहले तक सन्नाटा था, वहां अब दबीदबी हंसी की फुहारें उड़ने लगी। अकबर भी अपनी मुस्कान नहीं रोक पा रहे थे। उन्होंने देखा कि मिर्जा फारुद का अहंकार चूर चूर हो चुका है। बीरबल ने आगे बढ़कर वो पत्र वापस मिर्जा फारुद को थमा दिया और कहा, मिर्जा साहिब, क्षमा चाहता हूं यदि मेरे प्रयास से आपको ठेस पहुंची हो। सत्य तो यह है कि इस पत्र में क्या लिखा है ये मैं भी नहीं जानता। ये वास्तव में कुछ अर्थहीन चिन्ह हैं। शायद किसी बच्चे ने खेल खेल में बना दिए हों, या फिर ये किसी ऐसी प्राचीन भाषा का नमूना हो सकता है जो अब विलुप्त हो चुकी है। फिर बीरबल ने थोड़ी गंभीर आवाज में कहा, परंतु जनाब, ज्ञान का प्रदर्शन विनम्रता के साथ किया जाए तो उसकी शोभा बढ़ती है। हर देश
हर संस्कृति की अपनी विशेषता होती है, अपना ज्ञान होता है। किसी को भी कमतर आंकना बुद्धिमानी नहीं है। सच्ची विद्वत्ता वही है जो हमें और अधिक विनम्र बनाए, न कि अहंकारी। मिर्जा फारुद का सिर शर्म से और झुक गया। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने बीरबल की ओर देखा और फिर शहंशाह अकबर की ओर। शहंशाह सलामत। और बीरबल जी, मिर्जा फारुद ने कांपती आवाज में कहा, मैं अपनी धृष्टता और अहंकार के लिए क्षमा प्रार्थी हूं। आपने मेरी आंखें खोल दी। बीरबल जी, आपकी बुद्धिमत्ता सचमुच अतुलनीय है। मैंने व्यर्थ ही अपनी अल्पज्ञता का प्रदर्शन किया। अकबर मुस्कुराए। उन्होंने कहा, मिर्जा साहिब, बीरबल ने जो कहा वो सत्य है। ज्ञान हमें जोड़ता है, तोड़ता नहीं। हमें उम्मीद है कि आप हिंदुस्तान से अच्छी यादें लेकर लौटेंगे। उस दिन के बाद मिर्जा फारुद बेग का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। उसने दरबार में किसी भी चर्चा में भाग लिया तो बड़ी विनम्रता से, और दूसरों के विचारों को सम्मान दिया। कुछ दिनों बाद जब वो ईरान लौटा तो वो न केवल शहंशाह अकबर की मेहमानवाजी का कायल था, बल्कि बीरबल की बुद्धिमत्ता और हिंदुस्तान के ज्ञान की गहराई का भी प्रशंसक बन चुका था। उसने अपने शाह को भी ये किस्सा सुनाया और दूर देश में भी बीरबल की चतुराई की एक और कहानी प्रसिद्ध हो गई। इस प्रकार बीरबल ने अपनी वाक्पटुता और मनोवैज्ञानिक समझ का परिचय देते हुए बिना किसी कटुता के विदेशी मेहमान के अहंकार को शांत कर दिया और उसे एक महत्वपूर्ण सबक भी सिखाया। दरबार में एक बार फिर बीरबल की जय जयकार होने लगी। कहानी 8। एक बार गरीबदास को अपने व्यापार के सिलसिले में कुछ रुपयों की तत्काल आवश्यकता पड़ी। उसने अपने कई परिचितों से मदद मांगी, पर कोई उसकी सहायता के लिए आगे नहीं आया। अंत में निराश होकर वो अमीरचंद के पास पहुंचा। अमीरचंद अपनी चालाकी और सूदखोरी के लिए भी जाना जाता था, पर गरीबदास के पास कोई और चारा नहीं था। अमीरचंद ने गरीबदास की मजबूरी का फायदा उठाने की सोची। उसने कहा, गरीबदास, मैं तुम्हारी मदद तो कर दूंगा, पर मेरी एक शर्त है। मैं तुम्हें 1000 सोने की मोहरें दूंगा, लेकिन तुम्हें 1 महीने के भीतर सूद समेत 1100 मोहरें लौटानी होंगी। और हां, जमानत के तौर पर तुम्हें अपनी एकमात्र दुकान मेरे पास गिरवी रखनी होगी। यदि तुम समय पर पैसे नहीं लौटा पाए तो तुम्हारी दुकान मेरी हो जाएगी। गरीबदास ये सुनकर सन्न रह गया। सूद की दर बहुत अधिक थी और दुकान गिरवी रखने की शर्त तो और भी कठोर थी, पर उसे पैसों की सख्त जरूरत थी और कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आ रहा था। उसने भारी मन से अमीरचंद की शर्तें मान ली और एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर कर दिए, जिसमें सभी शर्तें स्पष्ट रूप से लिखी हुई थी। गरीबदास ने उन पैसों से अपना काम चलाया और दिन रात मेहनत करके पैसे जमा करने लगा। वो जानता था कि अगर वो समय पर पैसे नहीं लौटा पाया तो उसकी रोजी रोटी का एकमात्र जरिया, उसकी दुकान, उसके हाथ से निकल जाएगी। 1 महीना बीतने में केवल 2 दिन शेष थे। गरीबदास ने जैसे तैसे 1100 सोने की मोहरें इकट्ठी कर ली थी। वो बहुत खुश था कि वो अपनी दुकान बचा लेगा। अगले दिन सुबह सुबह वो मोहरों की थैली लेकर अमीरचंद की हवेली पहुंचा। अमीरचंद अपने आलीशान कमरे में बैठा हुक्का गुड़गुड़ा रहा था। गरीबदास ने आदर से उसे सलाम किया और कहा, सेठ जी, मैं आपकी दी हुई रकम सूद समेत लौटाने आया हूं। ये लीजिए 1100 सोने की मोहरें। उसने मोहरों की थैली अमीरचंद की ओर बढ़ाई। अमीरचंद ने थैली ली, उसे खोला और मोहरों को गिनने का नाटक करने लगा। फिर उसने अचानक अपना चेहरा बनाया और कहा, अरे गरीबदास, इसमें तो केवल 900 मोहरें हैं। तुम मुझसे धोखा करना चाहते हो? गरीबदास हक्का बक्का रह गया। नहीं सेठ जी, ये आप क्या कह रहे हैं? मैंने खुद गिनकर पूरी 1100 मोहरें रखी हैं। आप कृपया दोबारा ठीक से गिनिए। अमीरचंद ने गुस्से का नाटक करते हुए कहा, क्या तुम मुझे झूठा कह रहे हो? मैं इतने सालों से व्यापार कर रहा हूं, मुझे मोहरें गिनी नहीं आती? इसमें साफ साफ 900 मोहरें हैं। या तो तुम बाकी 200 मोहरें अभी दो,
वरना शर्त के मुताबिक तुम्हारी दुकान आज से मेरी हुई। गरीबदास के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो गिड़गिड़ाने लगा, सेठ जी, मुझ पर रहम कीजिए। मैंने पाई पाई जोड़कर ये पैसे इकट्ठे किए हैं। मेरी कोई गलती नहीं है। आप चाहें तो मेरे घर चलकर देख लें। मेरे पास एक भी अतिरिक्त मोहर नहीं है। पर अमीरचंद टस से मस नहीं हुआ। उसने अपने पहरेदारों को बुलाया और कहा, इस आदमी को बाहर निकाल दो और इसकी दुकान पर कब्जा कर लो। पहरेदारों ने गरीबदास को धक्के मारकर हवेली से बाहर निकाल दिया। गरीबदास रोता बिलखता रहा, पर उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। उसकी आंखों के सामने उसकी दुकान पर अमीरचंद के आदमी ताला लगा रहे थे। निराश और हताश गरीबदास को कुछ सूझ नहीं रहा था। वो जानता था कि अमीरचंद ने उसके साथ धोखा किया है, पर उसके पास कोई गवाह नहीं था। अमीरचंद शहर का प्रभावशाली व्यक्ति था। उसकी बात कौन झुठलाता? तभी किसी ने उसे सलाह दी कि वो बादशाह अकबर के दरबार में बीरबल से फरियाद करे। बीरबल अपनी न्यायप्रियता और बुद्धिमत्ता के लिए जाने जाते थे और उन्होंने कई ऐसे उलझे हुए मामलों को सुलझाया था। गरीबदास के मन में एक आशा की किरण जागी। अगले दिन वो फटेहाल कपड़ों में, आंखों में आंसू लिए बादशाह अकबर के दरबार में पहुंचा। जब उसे अपनी बात कहने का अवसर मिला तो उसने रो रो कर अपनी पूरी व्यथा सुनाई। उसने बताया कि कैसे अमीरचंद ने उसे धोखा देकर उसकी दुकान हड़प ली। बादशाह अकबर ने पूरी कहानी ध्यान से सुनी। उन्होंने अमीरचंद को भी दरबार में तलब किया। अमीरचंद बड़े आत्मविश्वास के साथ दरबार में उपस्थित हुआ। उसने बादशाह को सलाम किया और कहा, आलम पनाह, ये आदमी सरासर झूठ बोल रहा है। इसने मुझसे 1000 मोहरें उधार ली थी और वादा किया था कि 1 महीने में 1100 लौट आएगा। जब समय आया तो ये केवल 900 मोहरें लेकर आया। मैंने इससे बाकी 200 मोहरें मांगी, पर इसने देने से इनकार कर दिया। इसलिए समझौते के अनुसार मैंने इसकी दुकान अपने कब्जे में ले ली। मेरे पास बाकायदा लिखा हुआ दस्तावेज है। उसने वो दस्तावेज बादशाह के सामने प्रस्तुत किया। बादशाह ने दस्तावेज देखा। उसमें सब कुछ वैसा ही लिखा था जैसा अमीरचंद कह रहा था। मामला थोड़ा पेचीदा लग रहा था। एक तरफ गरीबदास की आंखों में सच्चाई और बेबसी थी, तो दूसरी तरफ अमीरचंद के पास पक्का सबूत था। बादशाह अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, तुम्हारी क्या राय है इस मामले में? बीरबल कुछ देर सोचते रहे। फिर उन्होंने गरीबदास से पूछा, गरीबदास, जब तुम अमीरचंद को पैसे देने गए थे तो क्या वहां कोई और भी मौजूद था? गरीबदास ने निराशा से सिर हिलाया, नहीं हुजूर, मैं अकेला ही गया था। फिर बीरबल ने अमीरचंद से पूछा, सेठ अमीरचंद, जब गरीबदास पैसे लेकर आया तो क्या आपने उन मोहरों को किसी और के सामने गिना था? अमीरचंद ने तुरंत कहा, जी हां, मेरे 2 मुनीम वहीं मौजूद थे। आप चाहे तो उनसे पूछ सकते हैं। बीरबल ने कहा, ठीक है, उन दोनों मुनीमों को कल दरबार में पेश किया जाए। अगले दिन दोनों मुनीम दरबार में हाजिर हुए। वे थोड़े घबराए हुए लग रहे थे। बीरबल ने पहले मुनीम को अलग ले जाकर पूछा, जब गरीबदास मोहरे लेकर आया तो थैली किस रंग की थी? पहले मुनीम ने थोड़ा सोचकर कहा, जी, लाल रंग की थी। फिर बीरबल ने दूसरे मुनीम को बुलाया और उससे भी वही प्रश्न पूछा। दूसरे मुनीम ने कहा, जी, हरे रंग की थी। बीरबल मुस्कुराए। वे वापस बादशाह के पास आए और बोले, आलम पनाह, दूध का दूध और पानी का पानी हो गया है। उन्होंने दरबार में बताया कि कैसे दोनों मुनीमों ने थैली के रंग के बारे में अलग अलग जवाब दिए, जिससे यह साबित होता है कि वे झूठ बोल रहे हैं और शायद उन्होंने थैली देखी ही नहीं, या फिर उन्हें सिखाया गया है। अमीरचंद का चेहरा पीला पड़ गया। वो समझ गया कि बीरबल की चतुराई के आगे उसकी चालाकी नहीं चलेगी। बीरबल ने फिर अमीरचंद से कहा, सेठ अमीरचंद, एक बात और, जब आपने गरीबदास को मोहरें दी थी तो वे मोहरें नई थी या पुरानी? अमीरचंद ने बिना सोचे कहा, जी, बिल्कुल नई, टकसाल से निकली हुई चमकदार मोहरें थी।
बीरबल ने गरीबदास से पूछा, और गरीबदास, जब तुमने ये मोहरें इकट्ठी की तो क्या तुमने इस बात का ध्यान रखा कि वे नई हो या पुरानी? गरीबदास ने ईमानदारी से कहा, हुजूर, मुझे तो बस 1100 मोहरें पूरी करनी थी। मेरे पास जो भी मोहरें आई, कुछ नई, कुछ पुरानी, कुछ घिसी हुई, मैंने सब इकट्ठी कर ली। अब बीरबल ने बादशाह से कहा, आलम पनाह, अब अंतिम परीक्षा। मैं चाहता हूं कि अमीरचंद के घर की तलाशी ली जाए और उसके खजाने से हाल ही में आई हुई सभी मोहरों की जांच की जाए। बादशाह ने तुरंत आज्ञा दी। बीरबल ने अमीरचंद से कहा, सेठ जी, यदि आपकी बात सच है तो आपके खजाने में गरीबदास द्वारा लौटाई गई वे 900 मोहरें भी होनी चाहिए, और जैसा कि गरीबदास कह रहा है, वे मोहरें मिली-जुली होंगी, कुछ नई, कुछ पुरानी। कुछ देर बाद शाही सैनिक अमीरचंद के घर से कुछ थैलियां लेकर लौटे। बीरबल ने अमीरचंद से पूछा, सेठ जी, इनमें से कौन सी थैली में वे 900 मोहरें हैं जो गरीबदास ने आपको दी थी? अमीरचंद घबरा गया। उसे पता था कि उसने गरीबदास की थैली को अपने खजाने में कहीं छिपा दिया था और उसमें पूरी 1100 मोहरें थी। उसने डर के मारे एक थैली की ओर इशारा कर दिया। बीरबल ने उस थैली को खोला। उसमें से चमकदार, बिल्कुल नई मोहरें निकली। बीरबल ने कहा, आलम पनाह, देखिए, सेठ अमीरचंद ने कहा था कि गरीबदास ने उन्हें 900 मोहरें दी, और गरीबदास ने कहा था कि उसकी मोहरें नई पुरानी मिलीजुली थी। परंतु इस थैली में तो सभी मोहरें बिल्कुल नई हैं। इसका अर्थ यह है कि ये वो थैली नहीं है जो गरीबदास ने दी थी। फिर बीरबल ने सैनिकों को एक विशेष स्थान बताया जहां अमीरचंद अक्सर अपना गुप्त धन रखता था। सैनिकों ने वहां तलाशी ली तो उन्हें एक और थैली मिली। जब उसे खोला गया तो उसमें से 1100 मोहरें निकली, और वे सचमुच नई पुरानी, घिसी हुई, मिली-जुली थी, ठीक वैसी ही जैसी गरीबदास ने बताई थी। और उन मोहरों पर गरीबदास के कुछ खास निशान भी थे जो उसने पहचान के लिए लगाए थे। अब अमीरचंद के पास कहने को कुछ नहीं बचा था। उसका झूठ पकड़ा जा चुका था। वो बादशाह के कदमों में गिरकर माफी मांगने लगा। बादशाह अकबर अत्यंत क्रोधित हुए। अमीरचंद, तुमने न केवल एक गरीब के साथ धोखा किया, बल्कि दरबार को भी गुमराह करने की कोशिश की। तुम्हारी ये धृष्टता अक्षम्य है। बीरबल ने कहा, आलम पनाह, सत्य की हमेशा विजय होती है, चाहे उसे कितना भी दबाने का प्रयास किया जाए। बादशाह अकबर ने फैसला सुनाया, अमीरचंद की सारी संपत्ति का आधा हिस्सा गरीबदास को दिया जाएगा, उसके साथ हुए अन्याय और मानसिक पीड़ा के मुआवजे के तौर पर। गरीबदास की दुकान उसे तुरंत वापस की जाएगी, और अमीरचंद को इस धोखेबाजी और दरबार को गुमराह करने के अपराध में 1 वर्ष के लिए कारावास की सजा दी जाती है। गरीबदास की आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने बीरबल और बादशाह अकबर का लाख लाख शुक्रिया अदा किया। बीरबल के न्याय और बुद्धिमत्ता ने एक बार फिर एक निर्दोष को बचाया था और एक दोषी को सजा दिलाई थी। अमीरचंद को उसके किए की सजा मिली, और उसे समझ आ गया कि चालाकी और बेईमानी से हासिल की गई दौलत कभी सुख नहीं देती। ये घटना पूरे आगरा में फैल गई। लोग बीरबल की न्यायप्रियता और उनकी सूक्ष्म दृष्टि की प्रशंसा करते नहीं थक रहे थे। उन्होंने साबित कर दिया था कि चाहे अपराधी कितना भी चालाक क्यों न हो और सबूत कितने भी खिलाफ क्यों न हो, सच्चाई को उजागर करने के लिए बुद्धि और निष्पक्षता ही सबसे बड़े हथियार होते हैं। और बीरबल इन दोनों ही गुणों के धनी थे। उन्होंने न केवल एक व्यापारी के मुकदमे का फैसला किया, बल्कि समाज में ये संदेश भी दिया कि न्याय के दरबार में अमीर और गरीब सब बराबर हैं, और अंततः जीत सत्य की ही होती है।